बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। इस वक्त इंटरनेट से जुड़े हुई जो भी भौतिक चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो सब आईओटी के अंतर्गत आती हैं। हर एक चीज अब इंटरनेट से जुड़ चुका है और आप इंटरनेट के माध्यम से पूरे के पूरे ऑफिस को, घर को, गाड़ी को, सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। इंटरनेट का ये जो पहला चरण आया था बच्चों, इसे वेब 1.0 के नाम से जाना गया। हमारी जो प्रिवेसी है, जो हमारी जो कह सकते हैं निजता है, उसको कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। हम हमारी चीजें पर्सनलाइज नहीं है। लेकिन ये जो 6% बचा हुआ इंटरनेट है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, यहां पर किसी का अधिकार नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसी काली दुनिया, तो जो काम हम हजारों इंसानों पर करते थे, वो 10 इंसानों पर करके और उसके डेटा पर हमारा सुपर कंप्यूटर प्रिडिक्ट कर लेता है कि हजारों इंसानों पर इसका असर क्या होगा। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। आज है लेक्चर 4, जिसके अंदर हम लोग आईटी एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में बातें करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट के बारे में हम लोग बात करने के बाद जो है वो थोड़ा सा देखेंगे आपका क्रिप्टो करेंसी वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोबोटिक्स के बारे में, यहां पर चर्चा की जाएगी। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखने से आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना टाइम लॉस करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे बढ़ने से पहले हम लोग, अगर आप यूपीएससी का हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप यूपीएससी की पूरी डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा प्रहार बैच है, जो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा टाइटन बैच जो है वो प्योर इंग्लिश में अवेलेबल है। 9,999 से ये शुरू है। अगर 2 साल का टारगेट कर रहे हैं, 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप संकल्प बैच ले सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और पिनाकल बैच जो है वो इंग्लिश में ले सकते हैं। ये 13,499 से स्टार्ट है। 3 साल का प्रोग्राम अगर 2028 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो प्रारंभ बैच इंग्लिश प्लस हिंदी में अवेलेबल है फॉर कॉलेज स्टूडेंट, और इसकी फीस 31,999 है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर डिटेल में बहुत ही पढ़ाई करनी है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आईओटी के बारे में बताता हूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताता हूं। काफी चर्चित ये टॉपिक है आईओटी। आईओटी का मतलब क्या होता है? आजकल मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, तो इस वक्त इंटरनेट से जुड़े हुई जो भी भौतिक चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो सब आईओटी के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर से सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस निकलते हैं, और आपको रास्ते में याद आता है कि आपके घर में जो एसी है वो आप ऑफ करना भूल गए हैं। तो आप तुरंत एक एप्लीकेशन जो आपके फोन में अवेलेबल है, वो आप उसको ओपन करते हैं और उसी एप्लीकेशन से कंट्रोल करके अपने एसी को रास्ते में चलते हुए ऑफ कर देते हैं। अपने घर में आप अपने कैमरे जो घर में लगे हुए हैं, उन कैमरों से देख लेते हैं कि मेरे घर का दरवाजा वगैरह सब ठीक ठाक बंद है कि नहीं बंद है। ये चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आप देख सकते हैं। ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या वहां पर जो आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या वो मीटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं? आप अपने इस एक एप्लीकेशन की मदद से वहां पर मौजूद जो आपका कैसे कैमरे हैं, उनकी मदद से वहां की तैयारियों को देख सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से अपने साथियों को मैसेज करके और उनको एक अलर्ट जारी कर सकते हैं
कि जल्दी से आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। इसी हिसाब से आप ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं, आप भूल गए हैं कि आपका जो है वो गाड़ी, आपको ये याद आया कि शायद गाड़ी लॉक होना लॉक है या नहीं लॉक है, इसके बारे में आपको डाउट होता है। आपने तुरंत जो है एप्लीकेशन पे देखा कि आपकी गाड़ी लॉक है या नहीं है। अगर नहीं लॉक है तो आप उसको बैठे बैठे अपने ऑफिस के कमरे में अपनी गाड़ी को लॉक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए बच्चों, अगर आप पूरी दुनिया में जो भी फिजिकल चीजें हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपके घर का कैमरा हो, चाहे आपका घर का एसी हो, चाहे आपका घर का फ्रीज हो, चाहे आपके ऑफिस का जो है वो किचन हो, हर एक चीज अब इंटरनेट से जुड़ चुका है। और आप सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे के पूरे इंटरनेट के माध्यम से पूरे के पूरे ऑफिस को, घर को, गाड़ी को, सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज बच्चों कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। इसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट से जुड़े हुए भौतिक उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, घड़ी, कार, फ्रिज, सेंसर, कैमरा आदि जो आपस में डेटा साझा करते हैं और स्वचालित रूप से काम करते हैं, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो हम अपने घरों में अगर देखें तो स्मार्ट बल्ब है, कैमरा है, एसी है, रोबोट है, वैक्यूम है, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिसे आप दूर बैठे बैठे कंट्रोल कर ले रहे हैं, वो सब जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो जो स्मार्ट होम है, ये स्मार्ट होम्स आजकल बन रहे हैं, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। इसके अलावा आप जो है वो फिटनेस बैंड पहनते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी पूरी की पूरी हेल्थ को मॉनिटर कर लेते हैं। अपने हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं वो अपने डॉक्टर्स को भेज देते हैं। डॉक्टर्स आपको लाइव ट्रैक कर सकता है आपकी पूरी हेल्थ इश्यूज को। तो वो सब भी एग्जैक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आता है। इसी तरह से पूरे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनको जो है वो इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया गया है। इंटरनेट के जरिए एक जगह से कंट्रोल करके पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हो पा रहा है। एग्रीकल्चर की बात की जाए, आप गांव से दूर आए हुए हैं और गांव में आपको पता करना है कि भाई गांव में जो हमने पानी जो है वो लगाया था अपने खेतों में, क्या वो सही से पानी जो है हमारे खेतों में पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया है। वहां पर जो है यहीं से आप अपने कैमरे की मदद से और साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन की मदद से अपने खेतों को देख सकते हैं। तो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में, इसी तरह से गाड़ियों में, हर जगह पर इंटरनेट के जरिए आप पूरे की पूरी इंडस्ट्रीज को, पूरे की पूरी गाड़ियों को, कार को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आता है। तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बच्चों? इंटरनेट के जरिए आप जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, जो आपके जीवन में चीजें चल रही हैं, उनको आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जैसे एक आता है, एक आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, वेब क्या होता है? तो बच्चों ये वेब का मतलब ये होता है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो ये दुनिया है, इंटरनेट का ये जो दुनिया है, उसकी जो स्टेजेस रही हैं, उसे हम लोग वेब के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इंटरनेट इस पूरी दुनिया में शुरू हुआ बच्चों, तो सिर्फ आप उस वक्त जो इंटरनेट पे जो भी चीजें मौजूद होती थी, उनको सिर्फ डाउनलोड कर सकते थे या वहां पर सिर्फ पढ़ सकते थे। यानी कि इंटरनेट जब शुरुआती इंटरनेट आया, आज से कम से कम 30-35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो 30-35 साल पहले आप इंटरनेट पे जो भी चीजें अवेलेबल होती थी, उनको सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते थे और सिर्फ उसमें लिखी हुई चीजों को पढ़ सकते थे। उसमें कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते थे और अपनी तरफ से अपलोड नहीं कर सकते थे। एक आम इंसान, ठीक है, एक आम इंसान ना अपलोड कर सकता था, ना उसको उसमें कोई चीज लिख सकता था। तो ये इंटरनेट की जो दुनिया, शुरुआती दुनिया आई थी, इंटरनेट का ये जो पहला चरण आया था बच्चों, इसे वेब 1.0 के नाम से जाना गया। फिर इंटरनेट में क्रांति आई और इंटरनेट में जब क्रांति आई तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेट मॉडिफाई हुआ। अब जो चीजों को आप अपलोड कर सकते थे, ठीक है, और साथ ही साथ चीजों को आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते थे। इसके अलावा आप पढ़ भी सकते थे और साथ ही साथ जो है इंटरनेट पर जो है वो आप अपने ब्लॉग्स सोशल मीडिया के जरिए आप चीजों को लिख भी सकते थे। अपनी जो इमोशंस थे या अपनी बातें जो है वो इंटरनेट पर लिख भी सकते थे। और इसी वक्त आया सोशल मीडिया, जिसने पूरी दुनिया ही बदल के रख दी। ठीक है, तो ओवरऑल जो इंटरनेट का जो दूसरा चरण आया, दूसरा जो रूप आया, उसे वेब 2.0 कहा गया, जिसमें आप जो है इंटरनेट पर सिर्फ आप मूक दर्शक बनकर सिर्फ पढ़ नहीं सकते थे या डाउनलोड ही नहीं कर सकते थे,
बल्कि आप अपनी मर्जी से चीजों को अपलोड भी कर सकते थे, लिख भी सकते थे, और साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया जहां पर आप अपने विचारों को जो है वो रख सकते थे, अपनी चीजों को शेयर कर सकते थे। तो ये इंटरनेट का दूसरा चरण रहा, इंटरनेट की दुनिया का। इसे वेब 2.0 के नाम से जाना गया। इसका मतलब जो इस वक्त हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, ये वेब 2.0 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक नई इंटरनेट की क्रांति की बात चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम इंटरनेट को कुछ जो इंटरनेट पर जैसे ब्राउजर्स हैं उनसे हम लोग आजाद करेंगे। मतलब क्या हुआ, अभी आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो आप गूगल पर जाके सर्च करते हो। अगर कोई चीज ब्राउज करनी हुई इंटरनेट पर, कोई भी वेबसाइट खोलनी होती है तो आपको जो है वो गूगल क्रोम ब्राउजर की जरूरत होती है, या किसी ना किसी ब्राउजर के जरिए ही आप इंटरनेट को यूज कर पाते हो। ठीक है, इससे दिक्कत क्या होती है कि आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, जो कुछ भी आप इंटरनेट पर देख रहे हो, जो कुछ भी इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उसकी नजर जो है उस पर पूरी नजर जो है वो इंटरनेट जो कह सकते हैं जो ब्राउजर्स होते हैं जिन पर आप ये सारी चीजें सर्च करते हो उनकी बनी रहती है। यही वजह होता है कि अगर आप कोई भी एक छोटी सी चीज भी सर्च कर लो, मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में आपने कह दिया कि भैया मुझे आज एक टी शर्ट खरीदनी है, बस आपने सोच दिया और जाकर इंटरनेट पर एक बार आपने एक टी शर्ट को सर्च मार दिया, एक बार इंटरनेट को पे टी शर्ट सर्च जैसे मारी, वैसे ही आपको दिन भर इंटरनेट पर आप जैसे कोई भी यूपीएससी की वेबसाइट खोल लीजिए, आप यूपीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट खोल लीजिए, किसी भी वेबसाइट पर जाकर खोलेंगे बगल में एक जो है वो टी शर्ट बनकर आ जाएगी, और वो टी शर्ट आपको बताएगी, मतलब कोई ना कोई, जैसे अमेजॉन वाले आपको वहां पे प्रचार करेंगे कि ये टी शर्ट हमसे ले लीजिए, बड़ी सस्ती हम दे रहे हैं। मिंत्रा वाले प्रचार करेंगे, अदर जो कंपनी वाले हैं वो प्रचार करते हुए हर एक वेबसाइट पर दिख जाएंगे कि भैया टी शर्ट आप ले लीजिए, आज आपने सुबह सर्च किया था, अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो आप ले लीजिए। और फाइनली यही होता है कि शाम तक वो आपको टी शर्ट पहना के मानेंगे। तो वही वाली बात हो जाती है। इसका मतलब जो भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं बच्चों, वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं हमें जो ये वेब ब्राउजर वाले हैं जो जिन पर हम इंटरनेट जो हम अपनी चीजें सर्च करते हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं उन पर जब चीजों को सर्च करते हैं, ये सारा डेटा जो है हम पर हमारे सारे डेटा पर इनकी नजर रहती है, और ये डेटा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जिससे हमारी जो प्रिवेसी है, जो हमारी जो कह सकते हैं निजता है, वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। हम अपनी हमारी चीजें पर्सनलाइज नहीं है, हमारी हर एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर लीक हो जा रही है। तो इसी चीज को रोकने के लिए एक आजाद इंटरनेट की बात चल रही है, एक ऐसी ऑटोनमस एक आजाद इंटरनेट की बात चल रही है, जहां पर हम अपनी मर्जी से अगर कोई चीज देखें, कोई चीज डाउनलोड करें, कोई चीज अपलोड करें, तो जिसे हम चाहें दिखाना वो देखे, जिसे हम परमिशन दें वो जो है वो चीजों को डाउनलोड करे, जिसे हम परमिशन देना चाहें वो हमारी चीजों को जो है पढ़े। ठीक है, सभी जो है हमारे हर एक चीज पर, हमारी हर ब्राउजिंग हिस्ट्री पर सबकी नजर ना हो। तो एक ऐसा इंटरनेट, एक ऐसे आजाद इंटरनेट की बात चल रही है जिस पर किसी की भी नजर ना हो। ठीक है, और इसमें एक इंसान की जो भी वेब इंटरनेट को यूज करता है उसकी निजता का ख्याल रखा जाए, उसकी प्रिवेसी का ख्याल रखा जाए। तो इस तरीके की इंटरनेट की बात चल रही है, जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट को पर्सनलाइज्ड कर देंगे। ठीक है, उसमें निजता का बहुत ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसी इंटरनेट की दुनिया को हम लोग वेब 3.0 के नाम से जानते हैं। ये अभी बड़ी शुरुआती दौर में है, अभी इसका शुरुआत हुई है, अभी इस पर काम करना शुरू किया गया है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन एक आजाद इंटरनेट की जो बात होगी, फ्यूचर इंटरनेट की जो बात हो रही है, वो वेब 3.0 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेब 1.0, 2.0, ठीक है, ये सबसे शुरुआती स्तर था वेब 1.0। वर्तमान में हम वेब 2.0 को यूज कर रहे हैं, और वेब 3.0 फ्यूचर का इंटरनेट होगा जो कि काफी कुछ आजाद होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब एक और चीज होती है, जब वेब 2.0 और वेब 3.0 के फीचर को जब जोड़ दिया जाए, यानी वेब 2.0 का सोशल मीडिया वाला फीचर, यानी कि जो सोशल मीडिया होता है, जो आप फेसबुक यूज करते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, तो जो ये वेब 2.0 का सोशल मीडिया वाला फीचर और प्लस वेब 3.0 का जो निजता वाला फीचर है, ठीक है, निजता वाला फीचर है, इसको जब जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो इसे बोलते हैं वेब 5.0 कहा जाता है। अब आप कहेंगे वो वेब 4.0 नहीं कहते हैं? नहीं बेटा, वेब 4.0 नहीं है, बल्कि दो, मतलब इसमें दो के फीचर्स को जोड़कर इसे तैयार किया जा रहा है ना, तो 2
+3, 2 + 3 कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का फीचर प्लस वेब 3.0 का निस्ता का फीचर, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इससे क्रिएट होता है वेब 5.0। ये एक तरीके की इमेजिनरी इंटरनेट की दुनिया होगी जहां पर आप सोशल मीडिया यूज तो करेंगे लेकिन आपकी निजता का अत्यधिक ख्याल रखा जाएगा। ना आपकी कोई फोटो लीक कर सकता है, ना आपकी फोटो कोई कॉपी कर सकता है, ना आपके कमेंट्स कोई पढ़ सकता है जब तक कि आप परमिशन ना दे। तो सोशल मीडिया प्लस वेब 3.0 की निजता को जब कंबाइन कर दिया गया है तो 2 + 3 = वेब 5.0 कहा गया है। तो इसमें ये सीरीज वाइज नहीं है कि वेब 3.0 के बाद 4.0 आएगा, वेब 5.0 3.0 के बाद 5.0 आएगा, और 5.0 को हम लोग कैसे देख रहे हैं, एग्जैक्टली दोनों के कॉम्बिनेशन यानी दोनों के फीचर को कंबाइन करके देख रहे हैं, तो इसे वेब 5.0 के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों इंटरनेट की दुनिया का ये जो है वो फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब इंटरनेट की दुनिया की ये सारे चरण हैं जिनके बारे में मैंने यहां पर बात की। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख भी दी हैं, जब आपको ये पीपीटीज मिलेंगी तो एग्जैक्टली आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करती है, बाकी समझ में मुझे लगता है कि आप सबको ये बातें आ गई होंगी। फिर एक इंटरनेट की दुनिया की बात होती है बच्चों, एक इंटरनेट दुनिया की बात होती है कि दुनिया में जो भी इंटरनेट हम लोग बच्चों यूज कर रहे हैं, ये जो इंटरनेट है ये सिर्फ और सिर्फ 4% है। यानी आज जो भी इंटरनेट हम यूज कर पा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे हम ब्राउजिंग के जरिए, या कह सकते हैं जो वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, ये इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% होता है और इसे सरफेस वेब के नाम से जाना जाता है। तो आम इंसान जिस इंटरनेट को आज बच्चों यूज कर रहा है वो असल में सरफेस वेब कहलाता है, और ये पूरे इंटरनेट का 4% होता है। 90% जो होता है वो होता है बच्चों डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब में हमारी जो एक आम इंसान होती है उसकी पहुंच वहां पर नहीं होती है। इस डीप वेब के अंदर सरकारी फाइलें होती हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, किसी फैक्ट्री का सारा जो है लेखा जोखा होता है। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बैंक की जानकारियां होती हैं, ठीक है। यानी ऐसी चीजें जिनको आम इंसान तक पहुंच नहीं बनने दी जाती है, वो है हमारे पूरे इंटरनेट का 90%, जिसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद आता है बच्चों जो सबसे बदनाम इंटरनेट की दुनिया है, जिस पर ना यहां पर आम जनता का अधिकार है, यहां पर आम जनता का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकारों का अधिकार है, या कंपनीज का अधिकार है, या ऑर्गेनाइजेशंस का अधिकार है। और लेकिन ये जो 6% बचा हुआ इंटरनेट है जिसे डार्क वेब कहा जाता है, यहां पर किसी का अधिकार नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसी काली दुनिया जिस पर सरकारें भी जो है वो प्रतिबंध नहीं लगा पाती हैं, सरकारें भी जो है इस पर जो है वो काम कह सकते हैं कि इन पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बच्चों ये जो डार्क वेब है इसमें वो सारे गलत का, ये एक अलग तरीके की दुनिया है, अलग तरीके से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें जो है आप जो है वो सीधे, जैसे हम लोग इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट में इंटर कर जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको बिना परमिशन के आप इसकी इंटरनेट में इसकी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनमें अलग तरीके के ब्राउजर्स होते हैं, अलग तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, उस वेब को यूज कर सकते हैं, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। तो दुनिया के जितने काले कारनामे होते हैं, चाहे वो अपहरण से लेकर देश की सरकार को हिलाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं की या मानव की तस्करी हो, या किसी भी तरीके के जो भी गलत काम होते हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि अगर किसी को हमें ब्लैकमेल करना हो, ठीक है, किसी सरकार के खिलाफ कोई प्रायोजन करना हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं बच्चों डार्क वेब से कंट्रोल होती हैं। तो डार्क वेब एक इंटरनेट की काली दुनिया कही जाती है जो पूरे इंटरनेट का 6% है। 4% वो है जो हम यूज करते हैं, 90% वो है जिस पर बड़े बड़े सरकारों का या फिर कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार होता है, 6% जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं चलता है, और ये इंटरनेट की काली दुनिया कहलाती है। दुनिया का सबसे खतरनाक चीजें जो होती हैं वो यहीं पर प्लान की जाती हैं, यहीं पर इंप्लीमेंट की जाती हैं, डार्क वेब इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो डीप
सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, होप कि समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बच्चों किसी भी कंप्यूटर किसी भी कह सकते हैं दस्तावेज को इनक्रिप्ट करने का या कोड करने का एक नायाब तरीका है, एक ऐसा तरीका जो पूरी तरीके से इतना ज्यादा चीजों को प्राइवेट कर देता है, इतने ज्यादा उसकी निजता बना के रख देता है कि मतलब उसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, उस इंफॉर्मेशन को कोई जान नहीं सकता जब तक कि उसको पूरी तरीके से परमिशन ना दी जाए। अब इसको इस तरह से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले आप लोग बच्चों क्या होता था, पहले क्या अभी इस वक्त क्या होता है, सिंपल सी बात होती है। मान लीजिए आपका बच्चों बैंक स्टेटमेंट है, तो मान लीजिए बच्चों आपका बैंक स्टेटमेंट है, जो महीने का बैंकिंग में आपने जो भी लेखा जोखा किया है कि जो पैसे डाले हैं, जो पैसे निकाले हैं, ये आपका निजी दस्तावेज है, बैंक स्टेटमेंट है, ये आपको बैंक भेजता है। और ये निजी जो दस्तावेज बैंक स्टेटमेंट है, ये तब तक नहीं खुलता है जब तक कि एक पर्टिकुलर कोड वर्ड आप ना डाल दें, जिसमें कहा जाता है कि तभी ये खुलेगा जब आप अपने नाम के 4 अक्षर डालेंगे प्लस अपने मोबाइल नंबर के जो 4 अक्षर हैं वो डालेंगे। तो जब 4 अक्षर आपके नाम के, 4 अक्षर आपके मोबाइल के लास्ट नंबर जो है जब मिलेंगे, तब जाकर जो है ये दस्तावेज खुलता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये बैंक स्टेटमेंट खुलता है। फिर आप देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनकोडेड है, इनक्रिप्टेड है। लेकिन अगर किसी इंसान को, कोई भी इंसान जिसको आपके नाम का शुरुआती 4 अक्षर और आपके जो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट पता है, तो वो तो आसानी से खोल देगा। तो इनक्रिप्टेड है यानी कोडेड है, ये आपका निजी दस्तावेज है, लेकिन इतना ज्यादा इनक्रिप्टेड नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कोई मेहनत करे तो आपके बैंक दस्तावेजों को, बैंक स्टेटमेंट को देख सकता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल इनक्रिप्शन, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मल तरीके से आजकल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी आपका जो भी दस्तावेज होता है, जो भी आपका कह सकते हैं कि आपके जो भी डेटा होता है, उस डेटा को, उस दस्तावेज को जो है वो पहले बनाया जाता है और उसको इनक्रिप्ट किया जाता है एक स्पेशल टाइप के कोड से। ठीक है, ये कोड बहुत मुश्किल कोड तैयार किया जाता है। तो आपका डेटा हुआ यानी आपकी जो फाइल हुई, उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया एक विशेष प्रकार के कोड से। अब ये विशेष प्रकार का कोड जो है वो भेजा किसको जाएगा, मान लीजिए आप किसी दूसरे को भेजते हैं, मान लीजिए ये बैंक है और बैंक ने आपका जो है बैंक स्टेटमेंट तैयार किया, बैंक स्टेटमेंट तैयार करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया, यानी उसमें एक कंप्यूटर कोड डाल दिया जो कि आपको वो बताएगा और आपको ये पता होगा, तभी आप इसे खोल पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये डेटा एक इनक्रिप्ट करके, यानी इसको जो है हम लोगों ने कंप्यूटर कोड से जो है इसको कह सकते हैं कोड करके और इसको जो है वो बंद कर दिया, मतलब एक तरीके से अब ये डेटा तभी खुल सकता है, ये बैंक स्टेटमेंट तभी खुल सकता है जिसको ये कोड पता होगा। अब जैसे मैंने ये बैंक ने इसको तुमको भेजा, तुम्हारे पास जैसे ये डेटा पहुंचा, तुम क्या करोगे, ये कोड जो कंप्यूटर कोड जो होगा, जो काफी इनक्रिप्टेड होगा, वो उसने जो है ये बैंक ने तुमको भेज दिया है कि भैया यही डालोगे तभी खुलेगा। तुमने तुरंत 6U9P2 डाला और इसके बाद तुमने सोचा कि ये खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये इस तरह से तो किसी को भी ये कोड पता हो खोल लेगा। नहीं बेटा, अब यहीं पर गेम है, यहीं पर खेल है। क्या होगा कि जैसे ये हैश, ये कंप्यूटर कोड जो है वो तुम डालोगे, ठीक है, तो ये खुलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, खुलने से पहले ये जाएगा बैंक के पास परमिट होने के लिए, कि परमिशन लेने के लिए कि जो डेटा आपने भेजा है इस कस्टमर को, उसने अपने कोड डाले हैं, वो अपना खोलने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे परमिशन देंगे? तो तब जब बैंक उस चीज को परमिट करेगा कि यस हम इसको परमिट करते हैं, तब वो जाकर वो डेटा आप देख सकते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों? तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोड पता हो तो वो डिकोड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कोड पता भी अगर किसी को चल जाए, जब तक कि वो परमिशन लेने के लिए जो है वो जो उसको आपका जो है वो बैंक उसको परमिट नहीं करेगा, या जो भी आपको ये पूरा का पूरा जो है वो डेटा भेज रहा है वो परमिट नहीं करेगा, तब तक नहीं खुल सकता। अच्छा, मान लीजिए कि आपको किसी
दूसरे को भेजना चाहते हैं तो आपको फिर से नया सा कोड जनरेट करना पड़ेगा जिसे हैश कहा जाता है। फिर ये कोड आप जो है वो किसी तीसरे को भेजते हैं तो तीसरा वाला जो है पहले जो प्रीवियस कोड होता है, प्रीवियस कोड का प्रीवियस जो हैश है उसका यूज करेगा, ठीक है, प्रीवियस हैश का यूज करेगा और साथ ही साथ जो करंट कोड है उसका भी यूज करेगा, ठीक है। यानी कि जब ये इसको भेजेगा तो एक कोड और जोड़ देगा, ठीक है। इसने पहला कोड जोड़ा था जो जिसने पहले भेजा था, प्लस जो है ये अपनी तरफ से एक कोड जोड़ देगा और जब इस तीसरे को डेटा भेजेगा बच्चों, तो जब तीसरे को डेटा भेजेगा तो इसको पहले वाला कोड साथ ही साथ ये पहले वाला कोड जो इसने बनाया, ये वाला कोड ये वाला कोड जो इसने ऐड किया था, वो दोनों लगाना पड़ेगा, तब ये डेटा खुलने की कगार पर आएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। अब जब जैसे दोनों कोड लगा दिया इसने तो ये फिर उसके बाद परमिशन के लिए जाएगा कहां पर, यहां पर, और फिर परमिशन के लिए जाएगा यहां पर। मतलब कि इस चेन में इसको डेटा यानी तीसरे व्यक्ति को जब डेटा खोलना है तो उसके लिए परमिशन पहले इससे लेनी पड़ेगी और फिर वो परमिट करेगा। यानी इस चेन में लगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस डेटा में मैनिपुलेशन किया है या डेटा जिनके पास गुजरा है, ठीक है, वो जिन्होंने कोड को ऐड किया है, वो सब जब तक परमिट नहीं करेंगे तब तक ये डेटा ओपन नहीं हो सकता है। यानी तीसरा व्यक्ति तभी खोल सकता है जब ये परमिट करेंगे, जब ये परमिट करेंगे। इनका भी कोड लगेगा, इनका भी कोड लगेगा, प्लस दोनों की परमिशन की भी जरूरत होगी। तो एक तरीके से आपने देख रहे हैं कि डेटा है और डेटा को हमने एक ब्लॉक में भर दिया है और उसको कोड से उसको कोडेड कर दिया है, ठीक है, कोडेड कर दिया है और इसको एक चेन के अंदर, इस पूरी चेन के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक में बंद हो गया है, ब्लॉक में बंद हो गया है ये डेटा और ये चेन से जुड़ा हुआ है। जब तक चेन में सभी परमिट नहीं करेंगे डेटा नहीं खुल सकता, डेटा आप नहीं देख सकते, स्टेटमेंट आप नहीं देख सकते हैं। तो क्योंकि ये डेटा ब्लॉक में माना जाता है और ये चेन से जुड़ा हुआ है तो इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब इसमें सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर किसी भी डेटा को हम स्टोर करके और जब उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे यानी इसको कोडेड कर देंगे कि कोई से पढ़ ना पाए, ये हम जब किसी दूसरे को भेजेंगे तो वो उसको तभी ओपन कर सकता है जब तक कि हम उसे परमिशन न दे। वो कोड डाल देगा, कोड डालने के बाद वो हमसे परमिशन लेगा, तभी वो उस पूरे के पूरे डेटा को ओपन कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे डेटा की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ेगी, उसकी सीक्रेसी बढ़ेगी, उसकी निजता जो है बढ़ेगी और कोई भी जो है हमारे डेटा को जो है वो ऐसे नहीं पढ़ सकता है, ऐसे नहीं समझ सकता है, ठीक है, समझ सकता है। तो ये इतना हाईली इंक्रिप्टेड होगा कि किसी चीज को आसानी से ओपन नहीं होगा, इसकी हैकिंग नहीं की जा सकती है और इसका आजकल हम लोग हर जगह उपयोग कर रहे हैं। आजकल बच्चों इसका उपयोग सबसे ज्यादा तो जो है वो क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में जो डेटा होता है, डेटा क्या, जो क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का कंप्यूटर कोड है, ठीक है, कंप्यूटर कोड है जिसकी एक वैल्यू मानी जाती है और इसको ये जो कंप्यूटर कोड होते हैं जिसकी एक वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं और इस क्रिप्टो करेंसी को इसी तरीके से ब्लॉक चेन के जरिए जो है इनक्रिप्ट किया जाता है, कोडेड किया जाता है, जिसको उस चेन में जुड़े हुए लोग जो हैं, जो लोग इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं वही यूज कर सकते हैं जिनको परमिशन होती है, वो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं जिनको परमिशन नहीं होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो आज दुनिया में बड़ी मशहूर हो रही है वो एक तरीके के क्या है, कंप्यूटर कोड्स हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से बनाए गए कंप्यूटर कोड्स हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू होती है, जिनकी मार्केट में कीमत होती है और वो एक तरीके से उनको ट्रेड किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग इस वक्त किसी सामान को खरीदने के लिए हम लोग रुपया देते हैं, अमेरिका वाले डॉलर देते हैं, ब्रिटेन वाले पाउंड देते हैं, वैसे ही एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया है जहां पर आप किसी सामान के बदले में आप क्रिप्टो करेंसी पे कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसकी एक कीमत मतलब डिसाइडेड है, ठीक है, कि इतने क्रिप्टो करेंसी की इतनी कीमत है, वो बाजार में डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है बढ़ती घटती रहती है। तो जैसे आप डॉलर का यूज करते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, वैसे ही
आप क्रिप्टो करेंसी का भी यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनली क्या होती है? ये एक डिजिटल करेंसी होती है, एक तरीके का जो है सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से बनाया हुआ कंप्यूटर कोड होता है, जिसको हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, कोडेड कर देते हैं। किसकी मदद से कोडेड करते हैं? इस आपके जो है वो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, कि जो कोई इस कोड को, इस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड को जो बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से, वो उसको कॉपी ना कर पाए, उसकी जो है विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी सीक्रेसी बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो क्रिप्टो करेंसी आजकल इसी पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉकचेन का जो है और भी बहुत सारे जगह पे यूज हो रहा है आजकल। जो है वो आपका जो है वो किसी रियल एस्टेट के जो दस्तावेज है उनकी सीक्रेसी बनाए रखने के लिए, कि कोई इसको कॉपी ना कर पाए, तो रियल एस्टेट की यानी कि आपके जमीन जायदाद के जो पेपर्स हैं उनको जो है इस तरह से डिजिटली लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी उसकी कॉपी ना तैयार कर सके। वोटिंग अगर आप किसी को देते हैं तो वो वोटिंग जो होती है उसको भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी ना पता कर पाए कि हमने किसको वोट दिया है, सीधे आपको पता हो या आपके जो है चुनाव आयोग को पता हो, तो उसको भी ब्लॉकचेन की मदद से जो है वो इंक्रिप्ट किया जा रहा है कि कोई भी इसको जो है वो देख ना सके। इसके अलावा पेमेंट और ट्रांसफर करने में इनका यूज किया जा रहा है। मेडिकल रिकॉर्ड में निजता को बचाने के लिए, कि मेडिकल रिकॉर्ड किसी दूसरे को पता ना चलने पाए, तो उसके लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। बैंकिंग में किया जा रहा है, उसका तो मैंने एग्जांपल ही दिया। इसके अलावा जो है आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपके घर का कैमरा आप ही यूज कर पाए तो उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, कि आप ही को वो कोड पता हो, और जब तक आप नहीं परमिशन देंगे आपके घर का कैमरा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बच्चों ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों, बात की जाए तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इधर एक तरीके से सुपर कंप्यूटर पर बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए बच्चों, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? जिस तरह से देखो, कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन का मतलब होता है मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? गणना करना। किसी चीज की गणना करने की जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी डिवाइस की गणना करने की जो क्षमता होती है, उसी बेस पर हम उसे जो है वो मतलब एक तरीके से अगर इस चीज को तुम लोग समझने की कोशिश करो तो क्या मामला है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीनें हैं जो कि कंप्यूट करती हैं, जो क्या करती हैं? गणना करती हैं, जो कि कैलकुलेशन करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में ये समझने की कोशिश करिए बच्चों कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वो मशीनें हैं जो कि गणना करती हैं, कैलकुलेशंस करती हैं, ठीक है, जिनके अंदर गणनात्मक क्षमता होती है, उन्हें कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको हिंदी में बोला जाता है संगणक। ठीक है, संगणक कहा जाता है। अब जैसे सीधी सी बात है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो गणना करने की बच्चों क्षमता होती है, जो कंप्यूटर के अंदर गणना करने की क्षमता होती है, वो कहां से आती है? वो आती है बच्चों एक चिप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोसेसर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या मौजूद होता है बच्चों? प्रोसेसर मौजूद होता है। और ये जो प्रोसेसर होता है एक तरीके की कंप्यूटर चिप होती है, और हमारे कंप्यूटर की जो गणना होती है, यानी वो कितना कैलकुलेशन करेगा, कितना फास्ट कैलकुलेशन करेगा, ये किस पर आधारित होती है? इसी प्रोसेसर पर आधारित होती है। ये कंप्यूटर की क्या होती है? चिप होती है। तो हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे सीपीयू कहते हैं, ठीक है, वो जो सीपीयू होता है उसके अंदर यही चिप्स लगी होती है, ये प्रोसेसर लगा होता है। इवन कि आपके फोन में भी वही प्रोसेसर लगा हुआ है, और उसी पर डिपेंड करता है कि आपका फोन कितना शानदार तरीके से गणना करेगा, कितनी शानदार तरीके से चीजों की कैलकुलेशन करेगा, कितनी शानदार तरीके से आपके मोबाइल जो है वो बिना हैंग किए हुए चलेगा। ये किस पर डिपेंड करता है? प्रोसेसर पर। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो किसी भी कंप्यूटर की जो जान है वो क्या है? प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों अगर हमारे जैसे फोन है, वो भी एक तरीके का मिनी कंप्यूटर है, तो वो उसमें भी प्रोसेसर लगा हुआ है। हमारे घर का लैपटॉप है तो उस पर भी प्रोसेसर लगा हुआ, हमारा कंप्यूटर है उस पर भी प्रोसेसर लगा हुआ, इन सब पे प्रोसेसर लगे हुए हैं, और ये गणना करने में सक्षम
होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसी प्रोसेसर को, ठीक है, और बढ़ा दिया जाए तो हमारे कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता और बढ़ जाएगी, और प्रोसेसर को आपस में जोड़ दिया जाए तो गणनात्मक क्षमता और बढ़ जाएगी, इसी प्रोसेसर को और भी जोड़ दिया जाए गणनात्मक क्षमता और बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से जब बच्चों हजारों लाखों प्रोसेसर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं और उनकी उस और हजारों लाखों प्रोसेसर एक साथ बहुत सारे जोड़ दिए जाते हैं, और जब वो मिलकर काम करते हैं, जब वो मिलकर गणना करते हैं, तो एक एक सेकंड में ट्रिलियन ट्रिलियन गणनाएं एक सेकंड के अंदर करके दिखा देते हैं। और ऐसे कंप्यूटर को, जिसके अंदर लाखों प्रोसेसर लगे होते हैं, जो एक एक सेकंड के अंदर ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशंस करके रख देता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर को हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर। तो पहली बात तो यह है कि सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर भी गणना करने वाली, एक तरीके से कैलकुलेशन करने वाली जो है वो डिवाइसेस हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंट किस बेस पर होते हैं? प्रोसेसर के बेस पर डिफरेंट होता है। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर पे एक प्रोसेसर लगे होते हैं या दो प्रोसेसर लगे होते हैं, लेकिन जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हजारों लाखों प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ठीक है। और हमारी जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, उन प्रोसेसर की मदद से एक सेकंड के अंदर ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बच्चों, ऐसे पूरे कमरे के अंदर रखे होते हैं। ऐसे ये प्रोसेसर जो है, इनके प्रोसेसर ऐसे आपस में जोड़ जोड़कर लाखों प्रोसेसर ऐसे पूरे बड़े बड़े कमरों में ऐसे रखे होते हैं। ये आप जो पूरे कमरे के अंदर देख रहे हैं, इसमें 10 15 20 सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये जो आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें प्रोसेसर रखे हुए हैं, और सारे लाखों प्रोसेसर आपस में इस तरीके से जोड़ जोड़ के रखे हुए हैं। और ये जोड़ जोड़कर एक साथ प्रोसेसर सब जोड़कर, और फिर उसको क्या होता है, एक स्क्रीन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कैलकुलेशन ये सारे प्रोसेसर मिलकर करते हैं, और एक एक सेकंड के अंदर करोड़ों करोड़ों कैलकुलेशंस कर ली जाती हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन की जाती है, जो सुपर कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है? इनकी यूनिट होती है फ्लॉप्स। याद रखिएगा, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यानी सुपर कंप्यूटर की जो गणनात्मक क्षमता होती है, उसको नापा किससे जाता है? उसकी इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है फ्लॉप्स। क्या होती है बच्चों? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप्स होती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होती है। जबकि नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसकी कैलकुलेशन क्षमता को नापने के लिए हम लोग मिप्स का प्रयोग करते हैं। मिप्स का यानी कि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, उनकी कंप्यूटेशनल पावर को मिप्स से नापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। तो नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं, वो उनकी गणनात्मक क्षमता हम नापते हैं किससे? मिप्स से। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनकी गणनात्मक क्षमता हम नापते हैं फ्लॉप्स से, ठीक है बच्चों। अब दुनिया के तो अब ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं बच्चों, इन सुपर कंप्यूटर का यूज कहां पर किया जाता है? जहां पर ज्यादा कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जहां पर सटीकता की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो आप जो स्पेस में बच्चों, जो स्पेस में आप लोग अंतरिक्ष में ये जो तारे देखते हैं या ब्लैक होल्स देखते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि आंखों से बस टेलीस्कोप से ऐसे उठाया और देख लिया, ब्लैक होल दिख गया या तारे वो गैलेक्सी दिख रही। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहां से जो ये तारे होते हैं, ये गैलेक्सीज होती हैं या ब्लैक होल्स होते हैं, अपने अंदर से विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजते हैं, और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो हमारे रडार वो होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, वो कैप्चर करते हैं। और फिर ये जो डेटा होता है, इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और इस डेटा को सुपर कंप्यूटर प्रोसेस करके उनका जो है वो चित्र बनाते हैं कि इस रेडियो जो रेडियो तरंगे आ रही हैं, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही हैं, वो इस तरीके की तरंगों का कैसा डिजाइन होगा, यानी ये किस रूप में होगा। तो उसका जो रूप होता है, यानी उसका जो कह सकते हैं इमेज होती है, उसको बनाने का काम सुपर कंप्यूटर करते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स में, यानी कि जब अंतरिक्ष विज्ञान में जो कह सकते हैं कि डेटा को कैलकुलेट करने, कौन कितनी दूरी पर है, कौन कितनी दूरी पर कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, यानी कि आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष
रिसर्च में, अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर मैं बात करूं तो मौसम विज्ञान यानी मौसम विज्ञान में सबसे ज्यादा भारत में, अगर भारत की बात की जाए बच्चों, तो सबसे ज्यादा जो इसका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है भारत में मौसम विज्ञान में। आपको डेटा जो है वो मौसमी सैटेलाइट देते हैं, जो मौसमी उपग्रह होते हैं वो डेटा देते हैं कि यहाँ मतलब जो भी डेटा है, जैसे कहां पर बादल हैं, कैसे बादल हैं, ठीक है, कहां कहां पर जो है वो बादल नहीं है, कहां पर जो है मानसून बन रहा है, ये सब डेटा देते हैं। लेकिन उन डेटा के आधार पर कब कहां पर किस घंटे बारिश होगी, इसका जो अनुमान लगाने का काम करता है वो सुपर कंप्यूटर करता है। तो मौसम विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का काफी जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण में, यानी परमाणु परीक्षण में जो है वो परमाणु परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग बहुत ही छोटे स्तर का जो है परमाणु बम जो है वो जमीन के नीचे जो है वो इसका विस्फोट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वहां से जो डेटा हमें मिलता है उस आधार पर सुपर कंप्यूटर इस चीज को कैलकुलेट कर लेता है कि अगर इतना बड़ा बम अगर हम है तो इस तरीके का विस्फोट हुआ है, और अगर इससे ज्यादा भारी बम का हम प्रयोग करें तो किस तरीके का विस्फोट हो सकता है, कितना विध्वंस हो सकता है, यह कैलकुलेशन जो है वो सुपर कंप्यूटर करता है। मिसाइल परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, मिसाइल परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। मिसाइल परीक्षण में यानी कि मिसाइल को हम लोग जैसे 5000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो हम यहां पर 5000 किलोमीटर भेजकर उसको नहीं परीक्षण करते हैं कि 5000 किलोमीटर यहां से रशिया भेज दिया हमने और उसके बाद चाइना भेज दिया, और चाइना वाले जो है वहां के राष्ट्रपति को फोन करके मोदी जी ने कहा कि सुनो भैया देख लो ठीक से गिरी कि नहीं गिरी, लोग मरे कि नहीं मरे, देख लो हमने परीक्षण किया, टेस्ट किया। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो 5000 किलोमीटर की अगर मिसाइल का परीक्षण करना है तो वो मिसाइल सिर्फ 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर परीक्षण की जाती है। हमारे जो है वो आपके इधर उड़ीसा के पास में व्हीलर आइलैंड है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो 100 किलोमीटर का परीक्षण किया जाता है। 100 किलोमीटर में कैसे मिसाइल उठी, कैसे आगे बढ़ी, कैसे उसने मतलब अटैक किया, वो सारा डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर सुपर कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि 100 किलोमीटर पर इस मिसाइल का यह असर रहा है तो 5000 किलोमीटर पर यह असर होगा। तो फाइनली तब हम बताते हैं कि भैया हमारा जो मिसाइल परीक्षण है वो पूरी तरह सफल हो गया। तो मिसाइल परीक्षण में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो जैव प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान होते हैं, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा जीन मौजूद है, कौन सा जीन मौजूद है, कौन सा जीन कैसे प्रोटीन बनाता है, उससे कौन से कैरेक्टर डेवलप होते हैं, कौन सा प्रोटीन का आकार कहां पर होता है, कौन सी बीमारियां हैं, वो बीमारियों की कैसे वैक्सीन बनाई जाए, कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित होगी, ये सारी चीजें बच्चों जो है वो आपके जो है वो सुपर कंप्यूटर की मदद से होता है। एक वैक्सीन को बनाने में 40 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन हमारी कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 6 महीने में इस दुनिया में आ गई। कैसे पॉसिबल हो पाया? सुपर कंप्यूटर की मदद से। जो काम मानवीय तरीके से किया जाता था तो उसमें बहुत समय लगता था, बहुत टाइम लगता था, टाइम लगता था। पहले परीक्षण हम लोग जो है पहले हम उस मॉलिक्यूल को, अणु को बनाते थे जो है वो वैक्सीन की, फिर उस वैक्सीन के अणु को हम जानवरों पर परीक्षण करते थे, फिर इंसानों पर परीक्षण करते थे, फिर उसके बाद उसको अप्रूवल लेते थे, तो बहुत वक्त लग जाता था। अब क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर जो है एग्जैक्टली पहले थोड़े से डेटा देने पर ही बता देता है कि कौन सा अणु सबसे अच्छा वैक्सीन के लिए होगा। फिर ये वैक्सीन जो है वो अगर जानवरों पर 10 जानवरों पर ये असर कर रही है तो 1000 जानवरों पर कैसे असर करेगी, अगर 10 इंसानों पर ऐसे असर कर रही है तो 1000 इंसानों पर कैसे असर करेगी। तो जो काम हम हजारों इंसानों पर करते थे वो 10 इंसानों पर करके और उसके डेटा पर हमारा सुपर कंप्यूटर प्रिडिक्ट कर लेता है कि हजारों इंसानों पर इसका असर क्या होगा। तो इस तरीके से जब हम लोगों का जो है वो मतलब जब हम लोगों को कम से कम लोगों पर, कम से कम जानवरों पर, कम से कम इंसानों पर परीक्षण करना पड़ा तो क्या हुआ कि हमारा समय बचा और जल्दी से जल्दी जो है वो वैक्सीन जो है वो हमने जो है वो मार्केट में ला दी, 6 महीने के अंदर मार्केट में आ गई थी। तो इस तरह से जैव अनुसंधान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि एग्जैक्टली कौन सा अणु किस तरीके से काम करेगा। तो इन सब जगहों पर बच्चों हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का बहुत बहुत जगह उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दुनिया के टॉप जो है सुपर कंप्यूटर की बच्चों। तो हर साल 6 महीने पर, यानी हर 6 महीने पर एक लिस्ट जारी की जाती है। कई ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर हर 6 महीने पर एक लिस्ट जारी करती हैं जिसका नाम होता है टॉप 500। तो टॉप 500 नाम की एक लिस्ट जारी की
की जाती है जिसमें दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर को शामिल किया जाता है। हर 6 महीने पे की जाती है, एक बार नवंबर में की जाती है और एक बार जून में की जाती है। तो जून में की जाती है, नवंबर में हर 6 महीने पर कई इंस्टीट्यूट मिलकर दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी करते हैं। इस साल जो जून 2025 की टॉप 500 की शीर्ष सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल अपडेटेड बात कर रहा हूं। तो EI कैप्टन है जो कि नंबर 1 दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा अमेरिका का बनाया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फ्रंटियर, ये भी यूएसए का बनाया हुआ है। तीसरे नंबर पर है अरोरा, ये भी आर्गोन नाम की कंपनी अमेरिका का बनाया हुआ है। इसके बाद है जुपिटर जो कि एग्जैक्टली जर्मनी का बनाया हुआ है। और फिर 5वें नंबर पर है ईगल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है। तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं। ज्यादातर टॉप 500 में जो है अमेरिका और चाइना के सुपर कंप्यूटर होते हैं और टॉप 10 में जो है ज्यादातर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर होते हैं। भारत की अगर बच्चों बात की जाए तो भारत के 5-6 जो है वो सुपर कंप्यूटर हैं जिनका जो यूज किए जा रहे हैं इस वक्त। तो एक है आपका एरावत, इंडिया का सबसे बढ़िया सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है एरावत, ठीक है। एरावत जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में पुणे महाराष्ट्र में लगाया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में लगा हुआ है। फिर इसके बाद अर्का दूसरे नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में इसको लगाया गया है जो पुणे में मौजूद है। ये इंस्टीट्यूट भी पुणे में ही मौजूद है। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये नोएडा में मौजूद है, नोएडा में ये इंस्टीट्यूट मौजूद है। यहां पर तीसरे नंबर का सुपर कंप्यूटर भारत का है अरुणिका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में ही मौजूद है, चौथे नंबर का इंडिया का सुपर कंप्यूटर प्रत्युष। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में ही मौजूद है अर्का AIML, ये 5वें नंबर का हमारा टॉप सुपर कंप्यूटर है। और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम एंड रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो नोएडा में मौजूद है, वहां पर मिहिर नाम का सुपर कंप्यूटर जो भारत का सबसे पावरफुल 6ठे नंबर का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो ये 6 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की लिस्ट में शामिल हैं और ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में भारत में लगाए गए हैं, ठीक है बच्चों। भारत में सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए बच्चों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की गई 2015 से 2022 तक के लिए। इस सुपर कंप्यूटर मिशन की जो है वो शुरुआत की गई, जिसका हमारा मानना यह था कि हम सुपर कंप्यूटर जो है वो लगभग देश के सबसे टॉप 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक पूरा का पूरा हम नेटवर्क बना देंगे, जिससे कि हम पूरे देश में सुपर कंप्यूटर में किसी भी इंस्टीट्यूट को कहीं पर भी जरूरत पड़े सुपर कंप्यूटर की तो वो इसे यूज कर पाए। तो 70 टॉप सुपर कंप्यूटर 70 जो है टॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि IIT BHU में एक सुपर कंप्यूटर है, मान लीजिए कि IIT बॉम्बे में सुपर कंप्यूटर मौजूद है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सुपर कंप्यूटर मौजूद है। तो सब सुपर कंप्यूटर को आपस में एक जो है वो कह सकते हैं कि एक सर्वर से उसको जोड़ दिया जाएगा। और फाइनली क्या है, अगर IIT बॉम्बे को जरूरत है सुपर कंप्यूटर की, लेकिन उसके पास उस क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो वो क्या करेगा, IIT BHU और IIT जो है वो अदर IITs के सुपर कंप्यूटर को कनेक्ट करके उनकी क्षमताओं का उपयोग करके अपना कैलकुलेशन कर लेगा। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमने इसमें 3 चरण रखे थे। पहला चरण यह था कि इसमें सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना शामिल होगा, यानी पहले हम अभी हम सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से बना नहीं पाते क्योंकि हम लोग अभी तक चिप ही नहीं बना पाते हैं। ये जो चिप इसके अंदर यूज होती है वही हम इसमें नहीं बना पाते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले हम विदेशों से इस सुपर कंप्यूटर के जो भी भाग होंगे, जो उसके कह सकते हैं कि उसके जो पार्ट्स होंगे उनको हम लेंगे और उसको लेकर भारत में उन सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़कर और अपना सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड कर लेंगे। तो पहले चरण में हमने प्लान किया था असेंबलिंग का, तो असेंबल करना हम सीखेंगे। फिर जब हम ये करना सीख जाएंगे तो चरण 2 में जाएंगे, जिसमें देश के भीतर ही कुछ घटकों के निर्माण पर विचार किया जाएगा, यानी हम अपनी चिप और सुपर कंप्यूटर के जो और भी घटक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बनाना शुरू कर देंगे चरण 2 में। और चरण 3 जो है इसके अंतर्गत हम सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा डिजाइन किया जाएगा, यानी तीसरे चरण में हमारा ही इंस्ट्रूमेंट होगा, हमारी ही चिप होगी और हमारा ही सारा सिस्टम होगा और हम अपने देश में अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर बना लेंगे। तो अभी हम लोग चरण 2 में मौजूद हैं, इस चरण 2 में मौजूद हैं और इस पर काफी कुछ काम किया जा रहा है। भारत
भारत धीरे धीरे जो है वो चिप निर्माण, जो कि ये प्रोसेसर्स निर्माण या माइक्रोचिप निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत ने असेंबल किया था वो परम 8000 था। इसके बाद जो है बहुत सारे सुपर कंप्यूटर अब भारत में बनाए जा रहे हैं, मतलब असेंबल किए जा रहे हैं। ठीक है, असेंबल किए जा रहे हैं, जिसमें से परम शिवाय है, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है, परम युक्ति है, परम संगणक है। इन सब को जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, आईआईटी खड़गपुर, बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर, इन सब में जो है इनको रखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे सुपर कंप्यूटर की बात की गई, सुपर कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड के अंदर, मैंने बताया कि ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर का भी एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर अब मार्केट में आ रहा है। मतलब एक तरीके से फ्यूचर है हमारे कंप्यूटिंग का, और उसे क्वांटम कंप्यूटर कहा जा रहा है। अब देखो, जैसे बच्चों ये बात समझो कि जैसे नॉर्मल हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो नॉर्मल हम लोगों का सुपर कंप्यूटर है 1 सेकंड के अंदर ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर लेता है। तो वो कैलकुलेशन तो कर लेता है, लेकिन बच्चों वो हमेशा, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो हमेशा कैलकुलेशन करता है बिट्स में। किसमें कैलकुलेशन करता है? बिट्स का मतलब एक समय पर एक ही कैलकुलेशन करता है। यानी कि हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं या नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो हमेशा या तो 1 की स्टेट में कैलकुलेशन करते हैं या तो 0 की स्टेट में कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा 0 1 0 1 1 0 इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। मतलब यह है कि वो हमेशा 1 की, मतलब एक समय पर जो सुपर कंप्यूटर होगा या हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होगा या तो इस स्टेट में कैलकुलेशन कर सकता है या तो इस स्टेट में कैलकुलेशन कर सकता है। यानी 1 की स्टेट में कर सकता है या 0 की स्टेट में कर सकता है। मतलब अगर मैं इसको और भी बात करूं तो आपके घर में जो है वो स्विच लगा होगा, ऑन ऑफ का स्विच, तो या तो ऑन होता है एक समय पर या तो वो ऑफ होता है। यानी जब आप उस अपने स्विच को जो है यूज करते हो तो या तो एक समय पर वो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑन की, तो इसी तरीके से हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर, क्लासिकल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होते हैं वो या तो ऑन की सिचुएशन में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या तो ऑफ की सिचुएशन में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक समय पर एक ही स्टेट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। क्यूबिट्स का मतलब होता है क्वांटम बिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या करते हैं कि ऑन में कैलकुलेशन करेंगे, ऑन में, ऑफ में जो कैलकुलेशन होगी वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ ऑन और ऑफ, यानी स्विच को जब तुम ऑन कर रहे हो और ऑफ कर रहे हो, पहले आपने ऑन कर दिया तो उसमें कैलकुलेशन नॉर्मल कंप्यूटर कर लेता है, ऑफ कर दिया तब कैलकुलेशन नॉर्मल कंप्यूटर जो है कर लेगा। लेकिन ऑन से ऑफ कर रहे होगे या ऑफ से ऑन कर रहे होगे तो कभी भी तुम्हारा मतलब जैसे सीधी सी बात है कि मतलब एक सिचुएशन में, मतलब सीधी सी बात है कि जब तुम स्विच को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तभी कैलकुलेशन हो रही है, ये समझ लो कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मामला क्या हो रहा है बच्चों कि आप जब उसकी स्विच को ऑन कर रहे हो तो ऑन से ऑफ जाते वक्त और ऑफ से ऑन जाते वक्त भी ये कंप्यूटर जो होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब ये 1 की स्टेट में भी कैलकुलेशन करते हैं, 0 की स्टेट में भी कैलकुलेशन करते हैं, और इन बिटवीन 0 1 जो पोजीशन होती है, स्टेट होती है, जिसे सुपर पोजीशन कहा जाता है, उसमें भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, आपने एक सिक्का लिया, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। सिक्का लिया, सिक्के में आपको हेड दिखाई पड़ रहा है, आपने हेड को ऐसे उछाल दिया, फिर उसके बाद हेड मतलब सिक्के को आपने देखा, हेड देखा। ठीक है, सिक्का उछालने से पहले आपने देख लिया हेड दिख रहा है, तो इस वक्त कैलकुलेशन कर ली। फिर सिक्का उछाला, सिक्का गया 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 गया, वापस आया, फिर आपके हाथ में आ गया, तो अब इस वक्त आपको सिक्का जब आपके हाथ में वापस आ गया तो आपको टेल नजर आ गया। यानी कि आप एग्जैक्टली जो है सिक्का उछालने से पहले सिर्फ उसकी सिचुएशन देख सकते थे, उसकी स्टेट देख सकते थे, या सिक्का उछला फिर वापस जब आपके हाथ में आए तभी आप उसकी स्टेट को कैलकुलेट कर पाते हो कि वो हेड है या टेल है। यही तो होता है ना। तो नॉर्मल कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, मतलब सिक्का उछालने से पहले या सिक्का उछलकर वापस हाथ में आ गया तब कैलकुलेशन कर पाते हैं। लेकिन ये जो सुपर क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, ये कैलकुलेशन सिक्का जब उछलने से पहले तब भी कैलकुलेशन कर लेंगे, और जैसे सिक्का उछाला तो जब ये गया 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 तब भी कैलकुलेशन करेंगे, जब वापस आएगा तब भी कैलकुलेशन करेंगे, और जब वापस आ जाएगा
तब भी कैलकुलेशन कर लेंगे। मतलब यह है कि इन बिटवीन ऑन ऑफ की सिचुएशन में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बिटवीन 0 एंड 1 की सिचुएशन भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि यहां पर एक ही स्टेट में ही कैलकुलेशन हो रही है, यहां पर जो है पूरी की पूरी हर एक स्टेट में ये कैलकुलेशन करने की क्षमता रखते हैं, तो डेफिनेटली इनकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो फाइनली जो है क्यूबिट्स में ये कैलकुलेशन, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं, सुपरपोजिशन में भी कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए इनकी क्षमता, गणनात्मक क्षमता बहुत 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 अधिक हो जाती है। इतनी अधिक हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि आज का दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि एक सेकंड में ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है, उसकी क्षमता की अगर मैं मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी जो है वो आपके इसने गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था सिकामोर। तो ठीक है, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था सिकामोर। तो सिकामोर ने 200 सेकंड, 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर, तो 200 सेकंड में जो सिकामोर नाम के क्वांटम कंप्यूटर ने, गूगल के बनाए हुए क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर ने जो 200 सेकंड में कैलकुलेशन करी है बच्चों, ये इसकी बराबरी करने के लिए, यानी इसकी सिकामोर की 200 सेकंड की कैलकुलेशन करने के लिए की बराबरी करने के लिए आज दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज से स्टार्ट हो तो 10,000 साल तक कैलकुलेशन करता रहे, तब जाकर कैलकुलेशन कर पाएगा आज हमारे भारत दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। जब 10,000 साल तक जो कैलकुलेशन करेगा, 10,000 साल में जो कैलकुलेशन करेगा, वो उसको करने में जो क्वांटम कंप्यूटर हैं उनको सिर्फ 200 सेकंड लगे। तो जरा सोचिए कि ये क्या है, इसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। तो ये ताकत है क्वांटम कंप्यूटर की। अब आप कहेंगे सर इन क्वांटम कंप्यूटर की यूज कहां किया जाएगा? जहां सुपर कंप्यूटर यूज किए जाएंगे वहीं पर, जहां जहां मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर यूज किए जाएंगे, वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर भी यूज किए जाएंगे, लेकिन बस कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन में और जो चीजें हमें गणना करनी है उसमें समय कम लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, अभी हमें 6 महीने पहले 40 साल में वैक्सीन बनती थी, अब 6 महीने में सुपर कंप्यूटर की वजह से बन रही है। और अब जो है क्वांटम कंप्यूटर अगर फ्यूचर में यूज किया जाएगा तो वो हो सकता है कि कुछ मिनट के अंदर वो अब वैक्सीन बनाने की पूरी गणना वो करके बता दे कि ये इस चीज से वैक्सीन बना लो, ठीक है। या फिर हो सकता है बीमारी आने से पहले ही आप वैक्सीन बना के रख लो। हो सकता है कि जो हम लोग ब्लैक होल की अभी इमेज हमने सुपर कंप्यूटर की मदद से देखी है, हो सकता है ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो बहुत सारी चीजें हमें हो सकती हैं। तो जहां सुपर कंप्यूटर का यूज होगा वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर का यूज होगा, लेकिन गणना इसमें बहुत बहुत तेज होगी और हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसका यूज होगा, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो क्वांटम हमारे ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये तभी काम करते हैं जब ये क्वांटम स्टेट में जाते हैं। और क्वांटम स्टेट में आने के लिए इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि ब्रह्मांड में जो सबसे न्यूनतम तापमान हो सकता है -273.16 डिग्री सेल्सियस, -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तापमान होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। इससे कम तापमान धरती पर ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है, ठीक है, माना जाता है। तो इसी के आसपास के टेम्परेचर पर इतना टेम्परेचर तुम क्रिएट करोगे तब जाकर ये क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाना, एब्सोल्यूट जीरो पर चीजों को मेंटेन करना, क्वांटम कंप्यूटिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसी वजह से ऐसे नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। अभी ऐसे ही एक चिप जो है गूगल द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है जिसका नाम विलो चिप है। किसका क्या नाम है? विलो चिप। इसकी भी गणना माना जाता है कि इसने जो है वो इतनी तेज थी कि इसने जो 5 मिनट में कैलकुलेशन करी है, 5 मिनट में विलो चिप ने जो कैलकुलेशन करी है, विलो चिप गूगल की बनाई हुई क्वांटम चिप है जिसकी 5 मिनट की कैलकुलेशन इतनी है कि आज के सुपर कंप्यूटर को उसकी बराबरी करने में 10 की घात 24 साल लग जाएंगे, यानी सेप्टेलियन ईयर्स लग जाएंगे। यानी ब्रह्मांड के निर्माण से ब्रह्मांड का अंत
हो जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं सुपर कंप्यूटर कर पाएंगे। सुपर जो सिर्फ इसने 5 मिनट में करके दिखाई है। तो सिर्फ 5 मिनट की कैलकुलेशन 10 सेप्टेलियन ईयर्स में, यानी 10 गुणे 10 की घात 24 साल लगेंगे उसको कैलकुलेट करने में। ये ताकत है क्वांटम कंप्यूटर्स की बच्चों, ये ताकत है क्वांटम कंप्यूटर्स की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मैंने आप लोगों को बात करी। इसके बाद जो है वो बहुत सारी चिप्स अभी मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, मेजरॉना है और इस तरीके की बहुत सारी जो क्वांटम कंप्यूटर्स पर की चिप्स मानी जा रही हैं। अब बात करते हैं बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात करते हैं तो सीधी सी बात है, बहुत इसमें हम लोग घूमेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि इंसानी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि मानव की बुद्धिमत्ता है। तो मानव बुद्धिमत्ता के बहुत, मानव को बुद्धिजीवी कहा जाता है या मानव बुद्धिमत्ता की अगर बात की जाती है बच्चों, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मानव को की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती हैं? मानव की बुद्धिमत्ता का बहुत सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रदर्शन करती हैं? सबसे पहले मानव को के अंदर सेंस होता है, यानी कि इसके अंदर संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, संवेदनाएं होती हैं, मतलब कि ये चीजों को समझ सकता है, छू सकता है, ठीक है, देख कर चीजों को महसूस कर सकता है, ठीक है, आंखों से देख सकता है, चीजों को छू सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी चीज को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं ना, सारी चीजें। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। तो बच्चों जैसे हम लोग मानव बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज होती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मानव को बुद्धि मता वाला एक तरीके से कह सकते हैं जानवर बनाती है, मतलब जानवर ही तो है हम लोग। तो मानव को बुद्धि, मानव मतलब कौन सी ऐसी चीज होती है जो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मानव बुद्धिजीवी है, उसके पास बुद्धि है? सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जो है मानव किसी चीज को सेंस कर सकता है, उसके अंदर किसी चीज को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है, वो आंखों से देख सकता है, वो चीजों को छू सकता है, वो चीजों को महसूस कर सकता है ना। ये सारी चीजें जो है मानव को वाकई में और जानवरों से बेहतर बनाती हैं, यानी कि ब्रेन का वो इस्तेमाल करके, जो अपने जो कह सकते हैं कि जो संवेदी अंग हैं उनका इस्तेमाल करके वो चीजों को महसूस कर सकता है, छू सकता है, उसको समझ सकता है। एक ये चीज होती है। दूसरा, भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, इंसान को भाषा का ज्ञान होता है, अपनी बातों को वो एक विशेष भाषा में जो है दूसरे को समझा सकता है, दूसरे की भाषा को समझ सकता है, उसको सीख सकता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो किस चीज का होता है, किसी चीज में एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब कि किसी भी चीज को अगर ट्रेन कर दिया जाए इंसान को, तो इंसान कुछ दिनों के बाद उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है, यानी उसके अंदर वो जो है एक तरीके से उसके अंदर एक विशेष महारत हासिल हो जाती है। तो बच्चों अगर जैसे मानव की बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है, विजन सिस्टम होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, बात मतलब स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जो मानव की बुद्धिमत्ता होती है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा जो मैंने आपको बताया कि जैसे मानव की बुद्धिमत्ता होती है बच्चों, तो मानव बुद्धिमत्ता को जब हम मशीनों के अंदर जोड़ देते हैं, मशीनों के अंदर जोड़ देते हैं, तो इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो मानव बुद्धिमत्ता के चाहे वो सेंस करने की कैपेबिलिटी हो, भाषा का ज्ञान हो, एक्सपर्ट सिस्टम हो, या फिर स्पीच रिकॉग्निशन हो, ये जो सारी चीजें जो इंसान को एक बुद्धिजीवी बनाती हैं, उनकी उनकी बौद्धिक क्षमता को दिखाती हैं, उसी को अगर हम सॉफ्टवेयर की मदद से, हार्डवेयर की मदद से अगर मशीनों के अंदर जोड़ दिया जाए, तो यही क्या कहलाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब इसको बात समझने की बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप जो है
अभी क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले आप जब रास्ते में जाते थे तो रास्ते में कहीं पर भी किसी के घर पर आपको पहुंचना होता था तो रास्ते में आप जाते थे और उसके बाद जब उसके गांव के आसपास पहुंचते थे तो वहां पर कोई इंसान खड़ा होता था, उस रास्ते में कोई मिल जाता तो उससे पूछते थे भैया उनका घर कहाँ पर है, तो वो कहते थे अरे भाई ऐसा है कि आप ऐसे सीधे चले जाइएगा, फिर उसके बाद टेढ़े मुड़ जाइएगा और फिर उसके बाद 200 मीटर आगे जाने पर जो है वो उसका उनका घर मिल जाएगा। तो यानी कि मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता से बताया कि आपको सीधे जाना है, फिर टेढ़े जाना है, फिर आपको 200 मीटर यहां पर पहुंचकर आप उनके घर पहुंच जाएंगे। तो ये मानव बुद्धि का इस्तेमाल हुआ हुआ ना। अब इसी को हमने सॉफ्टवेयर की मदद से इस वक्त गूगल जो है वो आपने अपने जो जीपीएस के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डाल दिया। मैं सिर्फ अपने जीपीएस से या गूगल से बोल देता हूं कि मुझे यहां पर जाना है और मुझे रास्ता बताओ, वो तुरंत कहते हैं यस आपको यहां पर जाना है, तो आप ऐसा करिए कि वो पूरा रास्ता बना देगा और फिर उसके बाद आपको बीच बीच में बताता रहेगा कि आप सीधे चले जाइए, आप टेढ़े चले जाइए और फिर आप 200 मीटर के बाद जो है इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मानव बुद्धिमत्ता को हमने सॉफ्टवेयर की मदद से अपने फोन के अंदर, अपने गाड़ी के अंदर क्या किया, ऐड कर दिया। तो मानव बुद्धिमत्ता को हमने मशीन में ऐड कर दिया, यही हो गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आ रही बात समझ में? तो कृत्रिम एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। तो इसका मतलब सर जो हम लोग फोन पर बात करते हैं, गूगल टॉक बात करते हैं, सीरी से बात करते हैं या इस तरीके की जो चीजें करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। बिल्कुल ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल होती है। ठीक है, तो आप जो है वो अभी वॉशिंग मशीन आप ले लीजिए, आजकल एआई मॉडल वॉशिंग मशीन है। पहले क्या था कि अगर हम एक जीन्स के कपड़े को धोना होता था तो जीन्स के कपड़े को हम देखते थे बड़ा मोटा कपड़ा है, तो इसको काफी देर तक हम जो है कम से कम आधे घंटे जो है सर्फ में भिगोकर, इतने पानी में, एक पूरे टब पानी में हम आधे घंटे तक इतने सर्फ के साथ भिगोकर रखेंगे और फिर उसके बाद इसको हम जो है वो मलेंगे, धुलेंगे और उसके बाद इसको हम पानी में कम से कम 2 पानी से धुलेंगे, तब इसका साबुन निकलेगा और फिर उसके बाद इसको 1 घंटे हम सुखा लेंगे तो ये सूख जाएगा। ये हमारी मानव बुद्धिमत्ता थी जो समझती थी कि जीन्स का कपड़ा मोटा है तो उसको कैसे हमें धुलना है, कितनी देर उसे पानी में रखना है, कितनी देर उसे कितने सर्फ से उसको धुलना है, कितने देर तक उसको जो है वो मलना है और कितनी देर उसको धूप में सुखाना है। अब यही चीज जो है आप अपनी जो एआई इनेबल्ड जो आपके घर में वॉशिंग मशीन आ रही है पूरी तरीके से, उसमें आप डालिए और सिर्फ बटन दबा दीजिए कि ये जीन्स का कपड़ा है। वो जीन्स का कपड़ा जैसे आपने बटन दबाया वो समझ गया कि जीन्स का कपड़ा अब मेरे अंदर है, अब मुझे उतना पानी डालना है, सेंस करके उतना पानी डालना है, उतना सर्फ डालना है, उतना जो है वो डिटर्जेंट पाउडर डालना है, इतनी देर तक उसको जो है वो मतलब घिसना है और फिर उसके बाद उतने पानी इतना 2 बाल्टी कम से कम पानी यूज करके उसको धुल देना है और उसके बाद उसको सुखा देना है। तो जो काम पहले मानव बुद्धिमत्ता करती थी वही अब क्या कर रही है वॉशिंग मशीन के अंदर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल, मतलब ये तो नॉर्मल, तो इसका अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चारों तरफ आप देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो दिमाग चल रहा होगा, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब चैट जीपीटी ही हो गया। ठीक है, तो बेटा वो चैट जीपीटी इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो चैट जीपीटी है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है। बात समझ में आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में आप क्या करते हो, आप लेटर लिखते हो, आप कहते हो कि आप मुझे कल मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं, कॉलेज नहीं जाना चाहता हूं, उसका मुझे एक जो है वो एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है, छुट्टी का एप्लीकेशन लिख दो। वो छुट्टी का एप्लीकेशन लिखकर और उसके बाद आपको बता देता है। या फिर आप उसे कहते हो एक चित्र बना दो, ठीक है, एक मेरी पिक्चर बना दो, ठीक है, इस टाइप की पिक्चर बना दो, वो पिक्चर बना के दे देता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ उनमें प्रॉम्प्ट लिख दो और वो वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो वो जो चैट जीपीटी है या जो पिक्चर बनाते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं या फिर ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो वीडियो बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिन्हें हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव एआई। क्या बोला जाता है बच्चों? जेनरेटिव एआई। तो हम चारों तरफ देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन एग्जैक्टली जो इस तरीके से चैट जीपीटी वगैरह आप लोग देखते हैं बच्चों, तो ये चैट जीपीटी वगैरह जेनरेटिव एआई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? जेनरेटिव एआई, यानी जो जनरेट करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जिसमें कि अगर आप गूगल का बार्ड हो गया, सोरा हो गया, जो कि इसी चैट जीपीटी का ही कंपनी जो ओपन एआई है उसी ने बनाया है, ये वीडियो बना देता है। ठीक है, ये वीडियो बना देता है। इसके अलावा डाले हो गया। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का पहला चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर है, कृत्रिम इसका नाम है, भारत का पहला एआई मॉडल है। तो ये सब जनरेटिव एआई है, यानी कि अगर आपके लिखने से
लिखने से कोई वीडियो बना दे, आपके प्रॉम्प्ट देने से वो ऑडियो बना दे, प्रॉम्प्ट देने से वो लेटर लिख दे, तो ये सब जनरेटिव एआई कहलाता है। यानी एआई का एक रूप है जिसे आजकल ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है। एआई का एक रूप है जिसे हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं। इसके अलावा अगर एआई की बात की जाए बच्चों, तो एआई जो है हर जगह यूज होता है। जैसे आप जो है अपने गूगल टॉक से बात करते हैं तो जो वॉइस असिस्टेंट करता है, आपको हर चीज बताता है, ढूंढ कर आपको खोज कर देता है। आप आईफोन पर सिरी का उपयोग करते हैं, ये भी जो है वो मतलब एआई है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में जो आपको सजेशंस आते हैं कि आप कौन कौन सा बेस्ट आपके लिए कपड़ा रहेगा, आप जो चीजों से पूछते हैं तो वो बता देता है। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग में इसका में आजकल जो है एआई का यूज हो रहा है। सोशल मीडिया फीड्स में आप रील पर, यानी कि इंस्टाग्राम रील पर जो रील ज्यादा देखते हैं वही रील आपको बार बार दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर एआई काम करता है, जो समझ लेता है कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। लोग कहते हैं अरे यार इंस्टाग्राम तो बहुत गंदा है, उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है। नहीं बेटा, वो गंदा नहीं दिखाते, गंदा तुम देखते हो इसलिए वो दिखाता है। ठीक है, वो समझ चुका है कि तुम्हारी पसंद वही गंदी चीजें देखने की, इसलिए वो दिखाता है। तुम अभी यूपीएससी से रिलेटेड मटेरियल ढूंढना शुरू कर दो, 20-25 वीडियो तुम यूपीएससी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखो देखो, फिर अगला जो भी रील्स आपके उसमें फीड में आएंगी वो सब जो है साइंस से रिलेटेड होंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, यूपीएससी से रिलेटेड होंगी। वो मत दोष इंस्टाग्राम को मत दो, इंस्टाग्राम पर हर तरीके का मटेरियल अवेलेबल है। तुम जो देखना पसंद करते हो वही तुमको बार बार दिखाता है, क्योंकि तुम उसे कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो सोशल मीडिया फीड्स पर म्यूजिक एंड मूवी सजेशन जो आते हैं उनमें भी एआई आजकल यूज हो रहा है। नेविगेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जब आप कोई चीज लिखते हो तो अपने आप भाषा जो है सही हो जाती है, ऑटो करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एआई है। फेस डिटेक्शन जो आपके मोबाइल फोन में जो फेस डिटेक्शन लगा होता है, जिससे कि फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है और आपका मोबाइल फोन खुल जाता है, वो भी एक तरीके का एआई है। फोटो फिल्टर्स आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जा रहा है कि भैया पता लगा आपका रंग रूप ही बदल देते हैं, तो ये भी एआई है। ठीक है, बैंकिंग में फ्रॉड से बचने के लिए बता दिया जाता है कि ये जो कॉल है इसको मत उठाइएगा, ये फ्रॉड है, तो उसमें तो इसमें भी एआई का यूज हो रहा है। इसके अलावा कैब बुकिंग एप्लीकेशन में, चाहे वो ओला हो चाहे कुछ भी आप बुक करिए, वहां पर आपको बता देता है कहां कहां कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, कितने सस्ते में, कितने रुपए में आपका ये बुकिंग हो जाएगी। ये सब एआई है। ठीक है, इन सब जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो आप चैटबॉट की बात करते हो, यानी कि जैसे चैट जीपीटी है, इस तरीके के चैटबॉट्स की जो बात करते हो, तो इस तरीके के बहुत एआई चैटबॉट्स इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि इसका नाम याद रख लेना, प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है बताने के लिए कि कौन सा चैट जीपीटी कौन सी कंपनी का है, कैसा है, तो वो सब पूछ लिया जाता है, तो इसे देखिएगा। तो चैट जीपीटी की अगर बात की जाए तो ओपन एआई कंपनी का बनाया है। जेमिनी जो है पहले बार्ड के नाम से आ जाता था, गूगल डीप माइंड ने इसको बनाया है। क्लाउड जो है वो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी हमने बनाया है। को पायलट जो है वो जो है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने बनाया है। परप्लेक्सिटी एआई आजकल काफी चर्चा में है, परप्लेक्सिटी नाम की कंपनी ने बनाया है। पीआई जो है पर्सनल एआई जो है इन्फ्लेक्शन एआई ने बनाया है। अर्नी बॉट जो है बीडू ने बनाया है, चीन का है ये। ठीक है, सेंस चैट जो है वो सेंस टाइम चीन ने बनाया है। यू चैट जो है u.com ने बनाया है। जैस्पर चैट जो है जैस्पर एआई ने बनाया है। तो ये सब जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके प्रीलिम्स वगैरह में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। भारत के जो प्रमुख एआई चैटबॉट्स हैं उनकी बात की जाए तो भारत जीपीटी है, कोरोवर.ai नाम की कंपनी ने बनाया है। भारतीय भाषाओं में ये चैटबॉट सेवाएं देता है, यूपीआई और डिजिटल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हैप्टिक है, हैप्टिक जो है रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। अवामो है, ये अवामो इंडिया ने बनाया है। हेल्थ केयर और बैंकिंग में ये काफी अच्छा काम कर रहा है। निकी.ai है, ये निकी.ai बेंगलुरु की कंपनी ने बनाया है। शॉपिंग, बिल पेमेंट और टिकट बुकिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो जैसे चैट जीपीटी है, इसी तरीके के चैटबॉट्स जो है बनाए हैं, जिनकी मदद से आप कन्वर्सेशन करके अपनी जो है वो बैंकिंग के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। येलो.ai है, येलो मैसेंजर नाम की कंपनी ने बनाया। जियो एआई चैटबॉट है, रिलायंस ने बनाया। टाटा न्यू एआई असिस्टेंट है, टाटा डिजिटल ने बनाया। तो ये सब इंडिया के टॉप जो है एआई चैटबॉट्स है। और इंडिया का पहला जो कह सकते हैं जनरेटिव एआई था, उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, उसका नाम जो है कृत्रिम था। कृत्रिम ओला कंपनी ने बनाया था। ठीक है, कृत्रिम ओला कंपनी ने
बनाया था। तो ये एआई मॉडल कृत्रिम ओला कंपनी का एक एआई मॉडल है। ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। कृत्रिम को ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल, कृष्णमूर्ति, वेणुगोपाल ट्रिनिटी ने अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था। यह हर तरीके की भारतीय भाषाओं में वहां के स्थानीय ज्ञान पर आधारित है और हर तरीके का जवाब भारतीय भाषाओं में देता है और भारतीय माहौल के हिसाब से भारतीय यानी स्थानीय जो ज्ञान है उस पर आधारित ये जो है रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है जो हमारा चैट जीपीटी है वो क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीजें मौजूद होती हैं उसके हिसाब से जवाब देता है। ये भारतीय भाषाओं में भारतीय जो नॉलेज है, इंडियन जो नॉलेज है उस बेस पर जो है ये जवाब देने का काम करता है। 22 भाषाओं में ये अवेलेबल है, 22 भाषाओं में चीजों को कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो है एआई का आजकल बच्चों जो प्रयोग किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है सुवस, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन होते हैं इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो अब इंग्लिश में लिखे जाते हैं, लेकिन भाई जो हिंदी जानता है, जो मराठी जानता है, जो तमिल भाषा जानता है, तो वो कैसे उन भाषाओं उन जो भी फैसले दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको कैसे समझ पाए। तो इसलिए ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सुवस सॉफ्टवेयर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं इंग्लिश में उनको ये जिस भी क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट आपको चाहिए उस क्षेत्रीय भाषा में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इससे निर्णयों को समझने सुनने में जो है जो आसानी हो जाती है। इसके अलावा सुपेश नाम का सॉफ्टवेयर है, न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल है। इसमें ये भी एक तरीके का एआई सॉफ्टवेयर है जो वकील वगैरह है, जो कि आपके लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो है किसी कानून को पढ़ने या उस कानून की जो रिसर्च करने में ये जो है ये मदद करता है कि कोई भी जो केस है उसके स्टडी करने में, केस को समझने में, केस पर रिसर्च करने में ये मदद करता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बच्चों एआई का सिर्फ अच्छा ही यूज नहीं हो रहा है, आजकल जो है निगेटिव भी यूज हो रहा है। निगेटिव यूज की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव में सबसे ज्यादा जो इसका यूज हो रहा है डीप फेक में यूज किया जा रहा है। डीप फेक क्या है बच्चों, जब हम लोग क्या डीप फेक में होता क्या है बच्चों, डीप फेक में किया जाता है कि आपके सोशल मीडिया से वीडियोस या फोटोज को उठाया जाता है। सोशल मीडिया के जो वीडियोस और फोटोज होते हैं उनको जो है एआई सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है। एआई सॉफ्टवेयर आपके फोटोज और आपकी वीडियोस के जरिए आपकी पूरी शक्ल, आपके हाव भाव, व्यवहार, भाषा, इन सब का मॉडल तैयार कर लेता है। तो आपका सोशल मीडिया से वीडियो उठाया, एआई सॉफ्टवेयर में डाला, एआई ने आपका एक आप ही की तरह का जो है चेहरे मोहरे और आप ही की हाव भाव वाला एक एआई मॉडल तैयार कर दिया। अब ये जो एआई मॉडल होता है इससे जो भी आप फीड कर दोगे वो वही बात बोलेगा। अब इसी एआई मॉडल से क्या किया जाता है, एक तरीके से अवतार कह सकते हैं। तो ये जो एआई अवतार होता है इसकी मदद से जो है वो आपके जो है लोगों को एक वीडियो भेजा जाता है कि भैया जो है मैं इस जगह का डीएम बोल रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ, ये यहाँ का एसपी बोल रहा हूँ, जो है तुम्हारे खिलाफ जो है वो जांच चल रही है, जल्दी से अगर जांच बंद करवानी है तो अकेले में मिलो या मुझे इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ऐसी कंडीशन में जो है आदमी घबरा कर तुरंत पैसे वगैरह ट्रांसफर कर देता है। तो इसे डीप फेक कहते हैं। इस तरीके का एक कह सकते हैं ना कि एक मास्क भी तैयार कर लिया जाता है कि उधर से कोई और बोलेगा लेकिन तुम्हें दिखाई देगा कि एसपी साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो उधर से कोई और बोलेगा लेकिन आपको लगेगा कि भैया एसपी साहब का ही कॉल आया है, डायरेक्ट कॉल आया है, लाइव कॉल आया है, तब तो आप यकीन करोगे ही करोगे। तो ये सब डीप फेक है, ठीक है। तो डीप फेक जो है वो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से तैयार किया गया मनोरंजन मीडिया का अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आजकल बहुत सारी न्यूड फोटो, न्यूड वीडियोस जो है वो एआई से इसी के जरिए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एआई प्लस जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई अब आजकल चीजें चल रही हैं, आ रही हैं चीजें वर्चुअल रियलिटी की, ठीक है। इसमें भी एआई यूज हो रहा है वर्चुअल रियलिटी में। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आप एक ऐसा चश्मा पहन लेते हो, उसके बाद आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो, मतलब आपको दुनिया दिखाई देने लगती है जो पूरी 3D में मौजूद होती है और उसमें जो है वो पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। आप लोगों ने इस तरह से गेम देखे होंगे, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी वाले, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप उसी जगह पे मौजूद हो, उन्हीं
पहाड़ों में मौजूद हो, उन्हीं झरनों में मौजूद हो, उन्हीं उसी गेम में मौजूद हो, तो इसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है बच्चों की, वर्चुअल रियलिटी की तरह से और भी कई तरीके की रियलिटीज होती हैं, जैसे कि एक होता है वर्चुअल रियलिटी और एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है बच्चों, रियल वर्ल्ड आपको जो है वो रियल वर्ल्ड जो है वो विजिबल होता है। ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन लेवल जो होता है, सॉरी, वर्चुअल रियलिटी में रियल वर्ल्ड नहीं दिखाई पड़ता। मतलब कि आपका मामला क्या हो जाता है वर्चुअल रियलिटी में, कि आपको चश्मे से जो जो वर्चुअल रियलिटी वाला जो बॉक्स होता है, चश्मा होता है, उसमें सिर्फ आपको वो दुनिया जो आपको 3D में फिल्में टाइप की दिखाई जा रही वही दिखती हैं। लेकिन जो नॉर्मल वर्ल्ड से जो है, नॉर्मल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप इसी दुनिया में मौजूद रहोगे, मतलब यहां पे अगल बगल जो भी चीजें रहेंगे उनको महसूस कर पाओगे, लेकिन आपको दिख क्या रहा होगा, आपको दिख रहा होगा वो अलग तरीके की दुनिया, वो अलग तरीके की 3D गेम, अलग तरीके की 3D फिल्में आपको दिख रही हो, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, आभासी वास्तविकता कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जब आप चश्मा पहन लेते हो तो इसमें रियल वर्ल्ड भी दिखाई पड़ता है और वो 3D वर्ल्ड भी दिखाई पड़ता है, मतलब आपके 3D वर्ल्ड या कंप्यूटर की स्क्रीन भी आपको दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ जो है आपको रियल वर्ल्ड भी दिखाई पड़ता है। तो आप जो है वो लोगों को भी देख रहे हो जो सामने बैठे हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर की, अपने लैपटॉप की स्क्रीन भी आपको दिखाई पड़ती है, तो इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसमें रियल वर्ल्ड भी विजिबल होता है, और लेकिन यह है कि आप जो है बहुत सारा बस देख सकते हो, चीजों में चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, यानी आपकी मोबाइल की स्क्रीन, यानी मोबाइल का इंस्टाग्राम भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो मोबाइल का इंस्टाग्राम भी सामने देख रहे होगे, आपके ऐसे स्क्रीन पर बना रहेगा, जो उस पर नोटिफिकेशन आएगा उसको भी देख सकते हो, और साथ ही साथ सामने जो लोग बैठे हैं उसको भी देख सकते हो। यानी कहीं पर बैठे बैठे इस चश्मे को पहनकर आप अपना सोशल मीडिया भी एक्सेस कर सकते हो, लोगों से नॉर्मल जो वहां पे लोग फिजिकल तरीके से मौजूद होंगे उनसे भी बात कर सकते हो। तो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में बॉक्स पहन लिया, दुनिया से गायब हो गए, दुनिया में ही मौजूद हो, आसपास ही मौजूद हो, लेकिन इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल उसी की दुनिया में डूबे हुए हो। ठीक है, जबकि हो फिजिकल वर्ल्ड में, महसूस बस आपको हो रहा है कि आप दुनिया में जो है वो दूसरी दुनिया में मौजूद हो। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, रियल वर्ल्ड विजिबल नहीं होता है। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड से वो वर्चुअल वर्ल्ड में जो है वो इंटरेक्शन लेवल हाई होता है। ठीक है, इसी दुनिया में आप फिजिकली रहते हो लेकिन आपको लगता है कि आप उसी दुनिया में मौजूद हो। ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड विजिबल भी होता है और साथ ही लेकिन इंटरेक्शन लेवल जो होता है उसमें कम होता है, यानी स्क्रीन देख पाओगे लेकिन स्क्रीन पर ज्यादा एक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को मिलाकर मिक्स रियलिटी जो तैयार होती है, उसमें क्या होता है, आप वर्चुअल वर्ल्ड भी देख पाओगे और साथ साथ ही साथ जो है आप रियल वर्ल्ड भी देख पाओगे। यानी इस चश्मे को अगर मिक्स रियलिटी के जो मिश्रित वास्तविकता इसे बोलते हैं, मिश्रित वास्तविकता के जो चश्मे होते हैं वो जब आप पहन लोगे, तो अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको रियल वर्ल्ड भी दिखाई पड़ेगा और आप एक ऐसे उंगली के इशारे से, आपके उंगलियों में सेंसर लगा दिए जाते हैं, सिर्फ उंगली के इशारे से आपको जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या आपका सोशल मीडिया जो पेज होता है वो भी दिखने लगेगा। और आप चाहो तो उस सोशल मीडिया पेज में किसी को के कमेंट को जवाब देना चाहो या उसे स्क्रॉल करना चाहो तो सिर्फ उंगली के इशारे से कर सकते हो। तो एक ऐसा चश्मा जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन को सामने ला देगा, ऐसे हवा में बन जाएगी वो स्क्रीन, और आप जो है रियल वर्ल्ड में लोगों से जो मतलब इस तरह से समझो कि सड़क पर आप चल रहे हो तो सड़क भी आपको दिख रही है और साथ ही साथ आपका इंस्टाग्राम पेज भी आपको दिख रहा है। इंस्टाग्राम पेज को जो है आप अगर हटाना चाहते हो तो उंगली का बस ऐसे इशारा कर दोगे, इंस्टाग्राम पेज हटकर फेसबुक खुल जाएगा। लेकिन सड़क पर जो है, जो फिजिकल वर्ल्ड में सड़क पर चल रहे हो तो वो सड़क पर चलते भी रहोगे। तो इसे मिक्स रियलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्स रियलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ऐसे चश्मा होता है। अभी जो है ये मेटा कंपनी ने उतारा, ऐसा चश्मा होगा। तो जब ये चश्मा होगा और ये रिंग टाइप के वॉच होगी, ठीक है, ये चश्मा और वॉच एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, मतलब ऐसे बैंड होगा, कनेक्टेड होगी। तो आप ऐसे हिलाकर आप जो है इंस्टाग्राम पेज को जो है बदल सकते हो, फेसबुक बदल सकते हो, सब कर सकते हो, और आपको फिजिकल वर्ल्ड भी नॉर्मल तरीके से दिखाई पड़ेगा और आपको वर्चुअल वर्ल्ड भी नॉर्मल तरीके से दिखाई पड़ेगा, उस पर भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का बहुत सारा अब मार्केट में आ गया। जैसे एप्पल कंपनी का विजन प्रो आया है, ये मिक्स रियलिटी का है। ठीक है, मिक्स रियलिटी का। इसी तरह से जो मेटा ने क्वेस्ट 3 नाम के चश्मे उतारे हैं। ठीक है, तो एप्पल कंपनी का विजन प्रो नाम का चश्मा आया है, मेटा कंपनी का क्वेस्ट 3 नाम का चश्मा आया है।
तो ये सब, और अभी रेबैन के साथ मिलकर इन्होंने एक चश्मा उतारा है, ये सब मिक्स रियलिटी के जो है वो एग्जाम्पल है। मिक्स रियलिटी में मैंने बताया क्या होगा कि आपको रियल वर्ल्ड भी दिखाई पड़ेगा, जैसे हम लोगों को इस चश्मे पहनने से दिख रहा है, ठीक है, आप सामने मुझे यहां पर दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मेरे सामने एक वर्चुअल स्क्रीन भी आ जाएगी मेरे सोशल मीडिया की, मेरे कंप्यूटर की, जिस पर मैं चलते चलते काम भी कर सकता हूं। तो ये चीज होती है मिक्स रियलिटी से, मिश्रित वास्तविकता के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये भी एक एआई का एक जो है एक रूप अब आ रहा है। अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स के बारे में तो बेटा बेटा ये समझिए कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, और इसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ साथ आप जो है थोड़ा सा मैकेनिक्स भी जोड़ लो, ठीक है, मैकेनिक्स भी जोड़ लो, ठीक है, मैकेनिक्स भी जोड़ दो, इसके हिसाब से फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स भी जोड़ लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जोड़ लो, फिर से इसके बाद साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मानव व्यवहार भी जोड़ लो, मानव व्यवहार भी जोड़ लो। तो जब बच्चों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मानव व्यवहार, इन सब को, और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उन सब को जोड़ लो, जब इन सब को हम जोड़ लेते हैं और एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो इंसान की तरीके से काम करती है, इंसान के तरीके की या इंसानों की मदद करती है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रोबोट्स कहते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? रोबोट्स के नाम से जाना जाता है। तो रोबोट्स बच्चों एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, यानी कई टेक्नोलॉजी का मिलन है, ये कई तकनीकों का जो है वो मिश्रण है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ब्रेन को, मतलब एक तरीके से इसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो चीजों को देखने की या समझने की जो क्षमता हमारे रोबोट्स में होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। मैकेनिक्स की मदद से इसके जो हाथ पैर बॉडी जो है वो चलायमान हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से इसकी सर्किट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और मानव व्यवहार की जो क्षमता, मानव व्यवहार की जो कह सकते हैं कि अनुभव होते हैं, या मानव व्यवहार से संबंधित जो डेटा होता है इसके अंदर फीड किया जाता है, जिससे कि मानव के काम आ सके, मानव के व्यवहार को समझ सके, और मानव के व्यवहार को समझ के मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सके। इसलिए मानव व्यवहार के जो भी फीचर्स होते हैं, मानव व्यवहार का जो भी जो पुट होता है, वो इसके अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से इसके एआई के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से रोबोट्स कहलाते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था? वो सिर्फ एक मशीन के अंदर, देखो एक मशीन के अंदर चीजें मौजूद थी, एक कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी, एक इंटरनेट पर जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद था जो मानव बुद्धिमत्ता की बराबरी करता था। तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते थे। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में अगर वो एक रूप ले ले, और वो एक ऐसा रूप ले ले जो फिजिकल तरीके से वो काम, अभी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, ठीक है, बुद्धिमत्ता है। लेकिन उसी बुद्धिमत्ता को किसी मशीन के अंदर ऐसे फिट कर दो कि वो सिर्फ उसके अंदर बुद्धिमत्ता ही ना हो, ठीक है, उसके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही ना हो, बल्कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इंसानों की मदद भी कर सके, इंसानों के साथ फिजिकल तरीके से जो है वो उसकी हर तरीके से हेल्प कर सके, उसके आदेशों को समझ सके, वो इंसानों के काम आ सके। तो उसे हम लोग रोबोट कहते हैं। तो रोबोट जो है वो फिजिकल तरीके से मानव के कामों को वो करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे कामों को सोचकर डिसीजन लेने का काम, या किसी तरीके के काम में जो बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, वो काम बुद्धि का जहां पर उपयोग होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। यानी मानव बुद्धिमत्ता का स्थान लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में इंसान को जो है वो मदद करने के लिए मानव बुद्धिमत्ता वाले रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। रोबोट जो है वो फिजिकली आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर देखा जाए, इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, कहां कहां पर जो है इंसानों की बुद्धिमत्ता, कहां कहां पे रोबोट जो है इंसानों की मदद कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो इरा नाम का रोबोट है। इरा नाम का रोबोट जो है बच्चों एचडीएफसी बैंक में जो है वो जो भी कस्टमर आएंगे, ठीक है, उनकी मदद करने की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। ये और खास करके इंडिया में जो रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं, हर क्षेत्र में यूज किए जा रहे हैं,
तो उनका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे कि अगर आपको करंट वगैरह में क्वेश्चंस आए तो आप उसे जवाब दे ले। तो बच्चों, ईरा नाम का रोबोट है जो एचडीएफसी बैंक में जो है वो कस्टमर्स की मदद करने के लिए, कि कस्टमर जब एचडीएफसी बैंक में पहुंचेंगे तो उनमें उनको डायरेक्ट करने के लिए कि कहां पर आपको पैसे निकालने हैं, कहां पर आपको पैसे जमा करने हैं, कहां पर आपको मैनेजर साहब से मिलना है, ये सब बातें उनको जो कस्टमर्स को बताएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर बात किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर में जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसी तरीके का हमारा गगनयान मिशन में आपको मैंने पहले बताया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में गगनयान मिशन में हम लोग व्योम मित्रा नाम का रोबोट का प्रयोग करेंगे। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है मरीजों की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य सेवा में मदद करने के लिए बच्चों, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में मदद करने के लिए हम लोग जो है मित्रा नाम का रोबोट यूज कर रहे हैं, जो मरीजों को दवाई देने में, मरीजों को की देखभाल करने में, मरीजों को दवा पहुंच देने दवा देने के साथ साथ खाना देने में, इन सब में मदद कर रहा है मित्रा नाम का रोबोट। इसके बाद अगर बात की जाए तो डीआरडीओ का दक्ष नाम का रोबोट है। ये सैन्य सेवा में हमारी मदद कर रहा है। ये किसी भी तरीके की अगर विस्फोटक है तो उसकी पहचान कर लेता है। अगर विस्फोटक जो है वो विस्फोटक में जो सर्किट्स वगैरह लगे होते हैं उनको काट देगा, यानी कि उसको न्यूट्रल कर देगा, उसको निष्क्रिय कर देगा, विस्फोटकों को निष्क्रिय कर सकता है। ये डीआरडीओ ने बनाया है सैन्य सेवा में उपयोग के लिए। इसके अलावा जो है राडा नाम का रोबोट बनाया गया था जो दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करता था, जो विस्तारा एयरलाइंस में क्या करता था कि जो भी हमारे कस्टमर्स आते थे उनको डायरेक्ट करता था, उनको बताता था कि कब एयरलाइंस की उड़ान उड़ेगी, कब लेट है तो क्या क्यों लेट है, ठीक है, कहां से टिकट लें, कहां पे अपने बैगेज को जमा करें। तो ये सब चीजें जो है राडा नाम का जो है रोबोट करता था। ये विस्तारा एयरलाइंस में दिल्ली एयरपोर्ट पर ये काम करता था। इसी तरीके का काम जो है केम्पागौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में जो है, तो केम्पा नाम का रोबोट, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, तो वहां पर भी इस तरीके का रोबोट बनाया गया है जहां जो वहां के कस्टमर को, वहां के एयरपोर्ट पर जो भी लोग आते हैं उनकी मदद करता है, ठीक है, तो मदद करता है। तो केम्पा नाम का रोबोट, तो इस तरीके से कह सकते हैं विमानन सेवा में इसका उपयोग किया गया है। केरला में जो है रोबोट एक रोबोट है, रोबोकॉप नाम का रोबोट है, जो कि जो है एसआई की पोस्ट, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो इसको दी गई है। ये पुलिस सेवा में इसे रखा गया है। तो पुलिस सेवा में जो रखा गया है रोबोट वो है आपका जो है वो रोबोकॉप, ठीक है, रोबोकॉप पहला इंडिया का रोबोट है जो कि पुलिस सेवा कर रहा है और इसको एसआई की पोस्ट दी गई। अब ये जो भी अपराधी उनको दौड़ा कर मारेगा नहीं, उनको दौड़ा को जो है वो उन पर गोली नहीं मारेगा, बस ये है कि एक इंस्पेक्टर के एक जो है वो थाने में मौजूद होगा। थाने में जब आप जाएंगे तो आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा कि एफआईआर किस मामले में लिखी जा सकती है, किस मामले में नहीं लिखी जा सकती है, आपको कैसे मतलब आपको पुलिस कैसे मदद कर सकती है, ठीक है, वो सारी चीजों को बैठकर सब बातें बता देगा। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा या गोली लेकर किसी अपराधी के पीछे भागेगा। तो पुलिस सेवा में ये रोबोट है, रोबोकॉप नाम है, इसको केरला पुलिस के हेडक्वार्टर पर पोस्ट किया गया है। इसके अलावा ये रश्मि नाम का रोबोट है, ये भारत की 3-4 भाषाओं को बोल सकता है, ये रश्मि नाम का रोबोट, और ये हिंदी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, मराठी बोल सकता है और भोजपुरी बोल सकता है, ठीक है, बोल सकते हैं। नाम है रश्मि, ये रश्मि नाम की रोबोट है। इसी तरीके की एक रोबोट इंटरनेशनल लेवल पर काफी मशहूर हुई थी, ये भारत की नहीं है, ये जापान की किसी कंपनी ने बनाया था, और इसको जो है दुनिया की पहली ऐसी रोबोट बन गई जिसको किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई है। तो ये सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करके इसने दुनिया के पहली रोबोट बन गई जिसको किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई है। नाम इसका था सोफिया। क्या नाम था इसका बच्चों? सोफिया नाम था। तो ये सोफिया नाम का रोबोट जो है वो दुनिया की पहली रोबोट थी जिसको जो है वो किसी देश की नागरिकता मिली है। किस देश की नागरिकता मिली है? सऊदी अरब की मिली है। सऊदी अरब ने बनाया नहीं है, नागरिकता इसको दी है, ठीक है। ये जो है ये काफी मशहूर हुई थी। इसके अलावा जो है एक रोबोट बनाया गया है इंडिया के हैदराबाद की कंपनी साविया रोबोटिक्स ने एक रोबोट बनाया है जो 4 पैरों पर चल सकता है। तो 4 पैरों पर भारत के द्वारा बनाया गया पहला रोबोट है साविया रोबोटिक्स कंपनी ने, और डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। इसका प्रयोग माना जा रहा है कि सैन्य क्षेत्र में किया जाएगा। ये जो है वो दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचकर जो है वहां पर जो भी एक तरीके से माइंस वगैरह होती हैं, यानी कि विस्फोटक वगैरह होते हैं, या वहां पर जो है वो
कह सकते हैं कि लैंड माइंस वगैरह होती हैं तो उनको निष्क्रिय करने का में मदद करेगा। ये अटैक भी करने में कैपेबल होगा। तो इसे जो है डीआरडीओ ने और साविया रोबोटिक्स ने बनाया है, भारत का पहला 4 पैरों पे चलने वाला रोबोट। इसके अलावा जो है एक रोबोट है जो है एग्रोबोट साथी नाम का रोबोट बनाया गया है। एग्रोबोट साथी नाम का रोबोट बनाया गया है जो कि कृषि क्षेत्र में काम करेगा। ये कटाई से लेकर सिंचाई, लोडिंग, मृदा ट्रैकिंग यानी मृदा की जांच करके बताना कि इसके अंदर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, कौन से मिनरल्स नहीं मौजूद हैं, कौन से खनिज पदार्थों की अभी अभी मिट्टी में आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये सब बताने का काम जो है कौन करेगा? एग्रोबोट साथी। ये काफी जबरदस्त रोबोट है एग्रोबोट साथी। और ये एग्रोबोट साथी जो है हमारे जो है वो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अभी गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में सी बॉट बनाया गया है। क्या नाम है? रोबोट नहीं, सी बॉट बनाया गया है। और ये अंडर वाटर व्हीकल टाइप का है। ये समुद्र के अंदर पहुंचकर, तलहटी में पहुंचकर जो है वहां पर बहुत सारे खनिजों की खोज करेगा, खनिजों को निकालने का काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, जो प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है, तो उन प्रवाल भित्तियों को में जो नुकसान पहुंच रहा है उनकी जांच करेगा। और प्रवाल भित्तियों की निगरानी करने के लिए कि प्रवाल भित्तियों, क्योंकि प्रवाल भित्तियां जो है हमारे समुद्र के जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी होती हैं। तो वो नष्ट ना होने पाए, उनकी निगरानी करके उनको बचाने का काम जो है इसका होगा हमारे सी बॉट का। तो ये सी बॉट जो है वो समुद्र के अध्ययन करने के लिए, समुद्र में प्रवाल भित्तियों की निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है। और इसको बनाया है गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने। इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों एक रोबोट काफी मशहूर हुआ है जिसका नाम जो है ऑप्टिमस है। क्या नाम है इसका? ऑप्टिमस है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम ऑप्टिमस है। ये जो है आपके इलॉन मस्क की कंपनी जो है टेस्ला है, इलॉन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है उसने बनाया है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ह्यूमनाइड रोबोट है, सबसे अत्याधुनिक जो है इंसानों जैसा रोबोट है, जो बहुत जगह जगह मदद, जो हर काम कर सकता है। ये खाना बना सकता है, ये सामान एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है, ये जो है वो टहल सकता है, घूम सकता है, डांस कर सकता है, बार टेंडर की तरह से काम कर सकता है। और ये यहाँ योगा भी कर सकता है। जो पीछे कर रहा है ये योगा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही रोबोट होगा बच्चों जिसे इलॉन मस्क ने कहा है कि जब हम 2030 में 2029-30 में हम जब मंगल पर मिशन भेजेंगे, तो हम इंसानों के मिशन से पहले हम रोबोट भेजेंगे। और रोबोट कौन सा जाएगा? ऑप्टिमस जाएगा। तो ऑप्टिमस नाम का रोबोट जो है वो मंगल पर, ऐसी घोषणा की गई है, 2029-30 तक इसको भेजा जाएगा। तो ये मोस्ट एडवांस ह्यूमनाइड रोबोट है। तो बच्चों ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, तो इस क्लास में बच्चों होप कि आप लोगों ने इस क्लास में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने का जो मेरा टारगेट है वो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सके और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सके। तो बच्चों होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के बारे में समझेंगे, जानेंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को खूब अच्छे से करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।